श्री राधा रमण विजयते। सो कल के वीडियो में हमने जीएसटी का इंट्रोडक्शन समझा था। हमने समझा था कि जीएसटी को कैसे कैसे लेके आया गया, क्यों लेकर आए हमने कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब समझा था। हमने ये देखा था कि किस तरीके से डिफरेंट एक्ट्स हमें जीएसटी में दे रखे, टोटल कितने नंबर ऑफ एक्ट्स है, किस तरीके से CSI जीएसटी लगता है, क्या बेनिफिट्स आए जीएसटी के आने से, कौन कौन से टैक्स जीएसटी में आके मर्ज हो गए। साथ ही साथ हमने ये देखा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, परमानेंटली एक्सक्लूडेड है, कुछ टेम्परेरीली एक्सक्लूडेड है, कुछ चीज़ों पे डबल टैक्स लग रहा है हमारे यहाँ पे। हमने जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। फिर हमने टैक्सेबल इवेंट की बात स्टार्ट करी थी कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, ऐसा ट्रिगर पॉइंट जिसके कारण हमारे ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होती है। क्या जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होती है, वो क्या होता है, सप्लाई। कि अगर आप सप्लाई कर दोगे तो जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। सप्लाई के लिए 3 कंपोनेंट्स होना जरूरी है, गुड्स एंड सर्विसेज, कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये तीनों कंपोनेंट्स होंगे तो ही एक ट्रांजैक्शन सप्लाई कहलाएगा। हमने सप्लाई के फॉर्म्स देखे थे ये सारे। उसके बाद हमने गुड्स सर्विसेज कंसिडरेशन का मतलब समझा था और ये कुछ स्पेशल केसेस भी देखे थे, साथ साथ बिजनेस की डेफिनेशन भी देखी थी। ये जो स्पेशल केसेस थे इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन भी है एक, तो हम पहले उसको कर लेते हैं, फिर हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आप क्या कर रहे हैं, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे रहे हो तो उसके केस में किस तरीके से टैक्सेबिलिटी आती है, ये हमने समझा था। ये केस हमने यहाँ पे देखा था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो, इट सेज रुद्राक्ष कपूर, owner of Rudraksh Publishing House, Ghaziabad, UP, donated some money to Rudraksh Charitable Trust in the memory of his late father. इसने डोनेशन किया है। Divya Prakash Charitable Trust constructed a room in the school run by it from such donation and wrote, donated by Rudraksh Kapoor in the memory of his फादर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि इस पर्सन ने डोनेशन किया है अपने फादर की मेमोरी में। यहाँ पे जस्ट नॉर्मल सा एज अ ग्रेटिट्यूड उन्होंने लिखा है। On the door of the room so constructed, examine whether the money donated by Rudraksh Kapoor is leviable to GST. So, अगर आप क्या करते हो, डोनेशन करते हो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन करते हो, तो उस डोनेशन पे जीएसटी तभी नहीं लगेगा अगर आप तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे। पहला, आपको क्या करना पड़ेगा, गिफ्ट डोनेशन देना पड़ेगा किसको, चैरिटेबल ट्रस्ट को। दूसरा, जो आप दे रहे हो वो एज अ गिफ्ट एंड डोनेशन देना पड़ेगा। सो चैरिटेबल ट्रस्ट को देना पड़ेगा, गिफ्ट एंड डोनेशन के फॉर्म में देना पड़ेगा। और तीसरा जो आपका पर्पस है वो फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए, कोई कमर्शियल गेन आपको नहीं होना चाहिए। सो अगर आप देखोगे इस केस में नॉर्मल से इन्होंने कोई कमर्शियल गेन इनको हो नहीं रहा, एज अ ग्रेटिट्यूड ये लिखा गया है। सो यहाँ पर सारी की सारी कंडीशंस क्या कर रहे हैं, हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, गिफ्ट एंड डोनेशन एंड फिलैंथ्रोपिक। सो ये तीनों की तीनों कंडीशन क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई तो इस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। फिर हमें सेकंड केस क्या क्या रखा है, इन द अबव क्वेश्चन अगर दिव्य प्रकाश चैरिटेबल जो ट्रस्ट है had written on the door of the room constructed from the money donated by Rudraksh Kapoor in the school run by it, कैसे लिखेंगे, डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी। सो इस केस में इन्होंने क्या कर दिया, इनके बिजनेस का प्रमोशन कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, बिजनेस का प्रमोशन। सो अगर बिजनेस का आपने प्रमोशन कर दिया, सो इसके केस में पर्पस फिलैंथ्रोपिक नहीं रहा, आपने कमर्शियल गेन करवा दिया इस रुद्राक्ष कपूर को, तो इस केस में जीएसटी से आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। दिस इज गोइंग टू बी अ टैक्सेबल सप्लाई। सो फर्स्ट केस में नॉट लेवेबल टू जीएसटी, पर सेकेंड केस में इट इज गोइंग टू बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि आपने डायरेक्ट मेंशन कर दिया उनके पब्लिशिंग हाउस का, आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अब
शेड्यूल 1 को। सो हमने अभी तो देखा था कि हमारे पास एक ट्रांजैक्शन में तीनों की तीनों एलिमेंट्स होनी चाहिए अगर सप्लाई हमें चाहिए, हमें उसको सप्लाई कहना है तो गुड्स एंड सर्विसेज, साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि गुड्स एंड सर्विसेज का होना तो मैंडेटरी है, पर ये जो बाकी दो केसेस के कुछ एक्सेप्शन हैं। सो फॉर कंसिडरेशन वाला जो एलिमेंट है उसकी एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं किसमें, हमारे शेड्यूल 1 में। सो शेड्यूल 1 हमें बताता है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है जिनमें बिना कंसिडरेशन के भी हमें उनको सप्लाई मानना रहता है। दोज ट्रांजैक्शंस आर कंसिडर्ड डीम्ड सप्लाई। क्या हम उनको डीम कर लेते हैं कि वो सप्लाई है, तो मतलब बिना कंसिडरेशन के भी इन ट्रांजैक्शंस में जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। सो देखो पहला केस क्या है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। हम क्या कर रहे हैं, परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं या बिजनेस एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। सो इसको देखना एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां मैं कैपिटल एसेट खरीद के लाई, मैंने सपोज कोई मशीनरी खरीदी, सपोज आई हैव परचेस्ड अ मशीनरी। सो मैंने क्या करा, मशीनरी खरीद ली। अब जब मैं इसको खरीद के लाई, सपोज मैं इसको 1 लाख रुपीस का खरीद के लाई थी, 1 लाख रुपीस का मैं इसको खरीद के लाई थी और खरीदने के टाइम पर मैंने क्या किया था, इसके ऊपर 18% से 18,000 रुपए का जीएसटी भी अपने सप्लायर को पे कर दिया था। टोटल में 1,18,000 सप्लायर को पे करके आई थी। किसको, सप्लायर को पे करके आई थी इस मशीन के खरीदने पर। अब मैं क्या करूंगी, इस मशीनरी को यूज करूंगी अपने बिजनेस में। मैं इस मशीनरी का यूज करने वाली हूं अपने बिजनेस में, यूज फॉर बिजनेस। सो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट जब आप इसको बिजनेस के लिए यूज करने वाले होते हो तो गवर्नमेंट कहती है क्योंकि आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, अपने बिजनेस में इस एसेट का यूज कर रहे हो, पर्सनल यूज में नहीं ले रहे हो इस एसेट को। सो आप अगर बिजनेस में अपनी एसेट्स को भी यूज करते हो तो आपको ये जो जीएसटी आपने पे किया है, गवर्नमेंट कहती है कि हम क्या करेंगे, इसका बेनिफिट आपको दे देंगे। सो ये 18,000 आपकी कॉस्ट नहीं बनेगी, आपका ये खर्चा नहीं है, इट इज नॉट योर खर्चा। आप इस 18,000 का क्या ले सकते हो, आईटीसी। आईटीसी का कॉन्सेप्ट मैंने कल भी समझाया था। आईटीसी इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं 1 लाख की कोई चीज खरीद के आई हूँ और उसके ऊपर 18% का जीएसटी या 12% का जीएसटी या किसी भी रेट से जीएसटी पे करके आई, तो जितना मैंने जीएसटी पे किया वो मेरा खर्चा नहीं होगा, वो मेरी क्या होगी, एसेट होगी। सो मैं एंट्री क्या पास करूंगी इस मशीनरी को खरीदने पर, मैं एंट्री पास करूंगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना, 1 लाख से। फिर अगर मैं इस 18,000 का बेनिफिट नहीं ले पाती, अगर मैं इस 18,000 का बेनिफिट नहीं ले रही होती तो मैं क्या करती, इस मशीनरी की कॉस्ट में ही इसको ऐड कर देती। पर अभी गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आप इसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो ना तो हम इसका आपको आईटीसी दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि आप इसको एज एन असेट रिकॉर्ड कर सकते हो, और जो आपकी फ्यूचर में जीएसटी लाइबिलिटी आएगी, जो आपकी सेल्स पर जीएसटी की लाइबिलिटी आपको चुकानी होगी, आप क्या करना, उसमें से इसका बेनिफिट ले लेना। सपोज आपके आउटपुट पे लाइबिलिटी आ रही है 50,000 की, आप क्या कर सकते हो, उस 50,000 में से इस 18,000 का बेनिफिट ले लेना। क्योंकि आप इस 18,000 का बेनिफिट ले सकते हो, बेनिफिट लेने का मतलब क्या होगा कि मेरे को फिर सिर्फ अपनी जेब से 32,000 रुपीज ही गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। ये 18,000 रुपये मुझे दोबारा सरकार को नहीं देने, क्यों, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी सप्लायर को पे कर दिया और सप्लायर ने ये गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिए हैं ये 18,000 रुपये। यहाँ पर ये 18,000 रुपये मुझे दोबारा से गवर्नमेंट को नहीं देने। तो मैं क्या करूँगी,
ये 18,000 क्योंकि इसका मैं बेनिफिट ले सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ मैं? इसका बेनिफिट ले सकती हूँ। मैं अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर सकती हूँ, इसलिए इसको मैं अपनी मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा खर्चा नहीं है, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। इसका मैं क्या कर सकती हूँ? बेनिफिट ले सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी? इसको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकॉर्ड करूँगी अपनी बुक्स में। कितना? 18,000 का। और फिर मैं क्या करूंगी? इसका पेमेंट पूरा कर दूंगी 1.18 लाख का। अब जब मेरी लाइबिलिटी आएगी, जब मेरी ये लाइबिलिटी अराइज होगी, सपोज मेरी सेल पर जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज हो गई। सो सपोज मैंने सेल करी, सेल करूंगी तब मैं एंट्री पास कैसे करूंगी कि जो भी मेरा सप्लायर, जो भी मेरा कस्टमर है उससे मेरे को पैसे मिलेंगे। सो आई विल रिकॉर्ड बैंक अकाउंट डेबिट। अज्यूम कर लो आप कि ये 10 लाख रुपीज है, फॉर अजम्पशन आई एम सेइंग दिस। और जीएसटी लाइबिलिटी को मैं 2 में ले जाऊंगी, और 2 में मैं क्या लेके जाऊंगी? सेल्स को। सो 9.5 लाख की मेरी सेल और 50K का मेरा जीएसटी का लाइबिलिटी। इस तरीके से मैं एंट्री पास कर दूंगी। अब ये जीएसटी की लाइबिलिटी क्या है? मेरी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का तो मुझे पेमेंट करना होता है। अब इस लाइबिलिटी का पेमेंट मैं कैसे करूंगी? जीएसटी लाइबिलिटी डेबिट, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे इसको 50,000। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरे को ये पूरा 50,000 बैंक से पे नहीं करना। मैं क्या कर सकती हूँ? इस आईटीसी जो मेरे पास रखा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पे यूज कर लूंगी। तो 2 आईटीसी कितना? 18,000। और जो बाकी बचा अमाउंट है सिर्फ वो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने बैंक से देना पड़ेगा। सो ये आईटीसी का कॉन्सेप्ट है कि जहां पर हमें आईटीसी हमारा खर्चा ना होकर ये हमारी असेट होती है। सो आईटीसी क्योंकि हमें एज अ बेनिफिट मिलता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? एज अ असेट रिकॉर्ड करते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ रहा है। अब देखो, जब मैंने मशीनरी खरीदी, अगर मैं नॉर्मल कोई गुड्स खरीद रही होती तो गुड्स खरीदती तो क्या होता? मेरी परचेज यहाँ पे डेबिट हो जाती इंस्टेड ऑफ मशीनरी। और परचेज को क्या करती हूँ? मैं पीएनएल में ले जाती हूँ। मशीनरी के केस में मैं हर साल डेप्रिसिएशन लेके जाती हूँ। सो अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग हो जाती है। अब जब मैं मशीनरी खरीदती हूँ ना, देखो क्या होता है, मशीनरी को मैं अपने बिजनेस में तो यूज कर रही हूँ, तो मेरे को आईटीसी तो मिल जाएगा। गवर्नमेंट जैसे आप मशीनरी खरीद के लाऊंगी उसी मंथ में आपको इसका आईटीसी देने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसका आईटीसी ले लेते हो तो अभी मशीनरी को तो आप सेल करोगे नहीं, तो मशीनरी से तो क्या करोगे? आप मशीनरी को यूज करके गुड्स बनाओगे और गुड्स को सेल करोगे। सो आप मशीनरी पे आईटीसी ले रहे हो, मशीनरी पे आईटीसी ले रहे हो। तो देखो होता क्या है कि आपको आईटीसी मिलता क्यों है? आप उस डेप्थ में जाओ। आपको आईटीसी मिलता इसलिए है क्योंकि जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? जीएसटी हमेशा ये चाहती है कि जो आपका वैल्यू एडिशन है, क्या जो आपका वैल्यू एडिशन है सिर्फ उसी पर टैक्स लगाया जाए। हम इस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं और समझते हैं। देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हो क्या रहा था? इस एग्जाम्पल में बिफोर जीएसटी तो हो रहा था, एक तो ये 100 वाले कंपोनेंट पे बार बार टैक्स लेके जा रहा था। ये 100 क्या है? इस 1300 रुपये में इंक्लूडेड है। कैसे इंक्लूडेड है? इस 1300 रुपये का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे? 1000 प्लस ये 100 रुपये प्लस ये 200 रुपये। सो बिफोर जीएसटी तो इस 100 पे भी टैक्स लगे जा रहा था, और जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए वो उस पर तो लगेगा ही टैक्स। सो ये बार बार टैक्स लगे जा रहा था बिफोर जीएसटी। सो हमने इसको कर्व करने के लिए जीएसटी लेकर आए, ये तो हमें समझ में आ गया था। अब देखो जीएसटी आने से हुआ एग्जैक्टली क्या? ये जो पर्सन है इसने 1000 का टोटल कॉस्ट लगाया है, तो इसका वैल्यू एडिशन कितना है? 1000 रुपए का। इस मैन्युफैक्चरर का वैल्यू एडिशन कितना है? 1000 का। तो इस मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कितना पे किया? 1000 का 10% 100 रुपए। 1000 का 10% 100 रुपए। इस होलसेलर की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कॉस्ट थी 1000 रुपए, लेकिन इसने वैल्यू एडिशन मतलब इसने खुद से क्या क्या एडिशन किया इस प्रोडक्ट की वैल्यू में? 1000 तो मैन्युफैक्चरर ने ऐड कर दिया था ना,
इस होलसेलर ने कितना अमाउंट ऐड किया? इस होलसेलर ने, तो अगर आप देखोगे, सिर्फ ये 200 का प्रॉफिट का एडिशन किया है। क्या किया है? 200 के प्रॉफिट का एडिशन किया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसने टैक्स भी 20 रुपए का ही पे किया है, विच इज 200 का 10%। सो जीएसटी आने से वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा है। सो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिल रहा है, जो ये असेट हमारी बन रही है, उसी के कारण ये बेनिफिट हो पा रहा है कि सिर्फ 200 के ऊपर क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। 120 का टोटल टैक्स आया, लेकिन गवर्नमेंट को गया कितना? सिर्फ 20 रुपए का, क्योंकि 100 रुपए का हमने आईटीसी यहाँ पे क्लेम कर लिया। तो हमने सिर्फ जो नेट अमाउंट है 20 रुपए का, वो सरकार को पहुंचाया। वो क्या किया? सरकार को पहुंचाया। सो यहाँ पर जीएसटी में वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। सेम अगर आप रिटेलर का देखोगे, इसकी 1200 की कॉस्ट थी, लेकिन अगर आप टैक्स देखोगे, इसने सिर्फ 20 रुपए का गवर्नमेंट को पे किया है, नेट 20 रुपए का टैक्स पे किया है। क्यों? क्योंकि इसने खुद ने वैल्यू एडिशन कितना किया था? सिर्फ 200 रुपए का किया था। सो यहाँ पर भी यही हुआ कि वैल्यू एडिशन जितना था उसके ऊपर क्या लग गया? टैक्स गवर्नमेंट को पहुंच गया। और इसका 1000 था तो डायरेक्टली 100 रुपए पहुंच गए। तो ऑल टुगेदर जीएसटी का यही कॉन्सेप्ट है कि जीएसटी क्या करना चाहती है कि अगर आप गुड्स की वैल्यू में कुछ वैल्यू एडिशन करते हो, क्या करते हो? वैल्यू एडिशन करते हो, चाहे वो प्रॉफिट के फॉर्म में करो, चाहे आप इसमें कॉस्ट के फॉर्म में एडिशन करो। अगर ये होलसेलर भी क्या कर रहा होता है, यहाँ पे कुछ कॉस्ट का भी एडिशन करना होता है, मतलब इसके कुछ खर्चे भी लग रहे होते, सो उसको भी क्या कहा जाएगा? वैल्यू एडिशन कहा जाएगा। सो अगर आप कुछ वैल्यू ऐड करते हो अपनी गुड्स की कॉस्ट में, उसके प्रॉफिट को आप ऐड करते हो, उसकी वैल्यू को बेसिकली आप एनहांस करते हो, तो ही आपको क्या करना पड़ता है? एडिशनल टैक्स पे करना रहता है। और अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो, आप क्या कर लेते हो? इसको सीधा कंज्यूम कर लेते हो। जैसे ये जो कॉस्ट पड़ेगी 1540 की, ये किसको पड़ेगी? फाइनल कंज्यूमर को। अब ये फाइनल कंज्यूमर क्या करेगा? इसको सेल करेगा क्या? नहीं करेगा, ये तो कंज्यूम कर लेगा। जो फाइनल कंज्यूमर होगा, फाइनल कस्टमर होगा, वो तो क्या करेगा? इसका कंजप्शन करेगा। ही इज नॉट गोइंग टू डू एनी वैल्यू एडिशन। सो ना फर्दर कोई टैक्स चार्ज कर सकता है, और ना ही ये जो पहले टैक्स पे करके आया उसका बेनिफिट ले सकता है, उसका आईटीसी ले सकता है। सो जीएसटी का यही बेसिक फाउंडेशन है। सो जीएसटी ने एक तो क्या किया? वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाया, जितना अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हो उतने पे ही टैक्स लगेगा। और साथ ही साथ जो पिछले रजीम में गड़बड़ चल रही थी, पिछले रजीम में टैक्स पे टैक्स लगे जा रहा था, जो पिछले रजीम में एक ही अमाउंट के ऊपर मल्टीपल टाइम टैक्स लग जा रहा था, कास्केडिंग हो रहा था टैक्सेस का, वो भी उसने एलिमिनेट किया। प्लस अगर आप देखोगे, पहले एक ही प्रोडक्ट 1763 का फाइनल कंज्यूमर को पड़ रहा था, और अब ये 1540 को पड़ रहा है, तो प्राइसेस में भी रिडक्शन आया है ड्यू टू जीएसटी। सो ये तो हमने जीएसटी का दोबारा से एक बार ब्रशअप किया कॉन्सेप्ट की जीएसटी में आईटीसी का मैकेनिज्म कैसे चलता है। अब हम बात करते हैं दोबारा से इस बिजनेस असेट्स के बारे में जो हम यहाँ पे देख रहे थे। सो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कैपिटल असेट का, कोई भी बिजनेस असेट का ये यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है, आप रॉ मटेरियल भी ले सकते थे, बट मैंने मशीनरी के लिए थ्रू इसको समझाया है, यहाँ पे एंट्रीज पास कर दी। अगर मशीनरी नहीं होती, रॉ मटेरियल होता, तो हम यहाँ पे रॉ मटेरियल ले लेते हैं। सो अब देखो क्या होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया, जब ये मशीनरी परचेज करी या कोई भी बिजनेस असेट परचेज करी, तो मैंने परचेज पे क्या किया, इस 1 लाख के गुड्स के ऊपर 18,000 का आईटीसी क्लेम कर लिया। मैंने जीएसटी में सप्लायर को पे किया था, और मैंने कहा कि मैं इस असेट को क्या कर रही हूँ, बिजनेस में यूज करने वाली हूँ। तो गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि आप बिजनेस में यूज करने वाले हो, तो हम इसका आईटीसी आपको दे देते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि आप क्या करोगे, आउटवर्ड पे इसका टैक्स पे करोगे। अब लोगों ने क्या करा, लोग तो ऐसे क्या करते हैं, दिमाग लगाने लग जाते हैं। लोग इसमें देखो टैक्स प्लानिंग कैसे कर लेते हैं अगर ये प्रोविजन नहीं होता। तो सपोज मैं एक पर्सन हूं और मुझे सपोज मोबाइल खरीदना है, और मेरे पापा का बिजनेस है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे को मोबाइल खरीदना है। सपोज मोबाइल की ये 1 लाख की कॉस्ट आ रही है, और इसके ऊपर जीएसटी बैठता है 18,000 का। तो मैं सोचूंगी यार, अगर मैं खुद खरीदती हूँ तो ये मुझे 1,18,000 का पड़ेगा, मेरे को क्या है 1,18,000 का पड़ जाएगा। तो मैंने अपने पापा के बिजनेस में इस मोबाइल की परचेज दिखा दी। क्या करा,
इस मोबाइल की परचेज अपने बिजनेस में दिखा दी, मैंने अपने बिजनेस में इस मोबाइल की परचेज दिखा दी, और फिर मैंने क्या किया, बिजनेस में परचेज दिखा के इस मोबाइल को शो कर दिया और फिर इस जीएसटी का आईटीसी ले लिया, और फिर मेरे पापा ने इस बिजनेस से मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया इस मोबाइल को। इस मोबाइल को फ्री ऑफ कॉस्ट निकिता को डिस्पोज कर दिया गया। और हमारे बिजनेस में हमने क्या कहा कि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट गया है, कंसिडरेशन तो है नहीं, तो सप्लाई तो हम इसको मानेंगे नहीं, तो यहाँ मुझे कोई जीएसटी देना नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस 18,000 का तो बेनिफिट ले लिया और इधर हमें आउटपुट पे कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ा, क्योंकि हमने तो कह दिया, हमने तो कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं किया है। सो इस तरीके से लोग क्या करने लग जाते हैं, टैक्स प्लानिंग करने लग जाते हैं। तो इस टैक्स प्लानिंग को कर्व करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी बिजनेस एसेट को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्पोज करते हो और उसकी परचेज पे अगर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया था, तो फिर आप भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डिस्पोज करो, हम क्या मानेंगे, इसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे। क्या करेंगे, इसको हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे, और जितना भी इसका ओपन मार्केट वैल्यू बैठता है, उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी तो पे करना ही करना पड़ेगा। सो अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे डिस्पोज ऑफ भी होता है, सो ये 1 लाख रुपए का गुड्स था, तो मुझे 1 लाख रुपए पर 18% इस डिस्पोजल पर बिजनेस के थ्रू, मेरे पापा के बिजनेस के थ्रू क्या होता है, इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता। सो ये 18,000 का जीएसटी गवर्नमेंट को पहुंचाना पड़ता। वी कांट एस्केप दिस लाइबिलिटी। या तो आईटीसी मतलब और ले रहे हो, तो फिर डिस्पोजल पे क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से जीएसटी पे करना पड़ेगा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो तो। सो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे दे रखा है। अगर आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, डिस्पोजल कर रहे हो बिजनेस एसेट का, तो उसको हम क्या मानते हैं, सप्लाई मानते हैं, भले ही कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो, लेकिन तभी मानेंगे कि अगर हमने आईटीसी अवेल कर रखा था। अगर मान लो किसी गुड्स का आईटीसी ब्लॉक है, आईटीसी ब्लॉक का मतलब क्या होता है, हम आईटीसी वाले चैप्टर में देखेंगे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हर कंडीशन आप फुलफिल कर रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली उनका आईटीसी ब्लॉक कर रखा है, मतलब उन केसेस में आप आईटीसी ले ही नहीं सकते हो। तो या तो अगर बिजनेस एसेट का आईटीसी ब्लॉक होगा तो ऑफ कोर्स आपने नहीं लिया होगा। सो अगर आईटीसी ब्लॉक है तो आपने आईटीसी नहीं लिया, तो उसके केस में टैक्स एवेशन का कोई स्कोप नहीं रहेगा, तो फिर उसको हम डीम सप्लाई नहीं मान के आपके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा तो। या फिर मान लो आपने आईटीसी खुद ने ही क्लेम नहीं किया था, अगर आईटीसी क्लेम नहीं किया था, तो फिर उस केस में ये शेड्यूल 1 में ट्रांजैक्शन फॉल नहीं करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिजनेस ने ट्रांसफर करी है अपनी कुछ एसेट्स जैसे लैपटॉप्स, जिसपे उन्होंने आईटीसी ले लिया था किसी और इंडिविजुअल को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको हम क्या मानेंगे, डीम सप्लाई मानेंगे जीएसटी में। साथ ही साथ अगर मान लो कोई बिजनेस एसेट होल्डिंग कंपनी ने भी अगर सब्सिडियरी कंपनी को ट्रांसफर करी है नील कंसिडरेशन के लिए, तो उसको भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। और आईटीसी ब्लॉक का बेस्ट एग्जांपल रहता है मोटर व्हीकल्स। सो मोटर व्हीकल्स जो आपके नॉर्मल कार वगैरह खरीदते हैं हम लोग, तो उसका आईटीसी ब्लॉक रहता है। सो वहाँ पे तो आप आईटीसी ले ही नहीं सकते हो, तो अगर उन्हें बिजनेस एसेट्स का ट्रांसफर करोगे तो फिर उसको डीम सप्लाई मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने आईटीसी लिया ही नहीं है। सो अगर मैं इसका कंक्लूजन आपको दूं, तो इसको देखो, इसको चार्ट आप छोटा सा बना भी सकते हो कि अगर आपकी कोई बिजनेस एसेट्स है, अगर आपने कोई बिजनेस एसेट्स का डिस्पोजल किया है, सो फर्स्टली यू विल चेक कि क्या उसके परचेज पर आपने आईटीसी लिया था या नहीं लिया था। अगर आईटीसी नहीं लिया था तो वो शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा। अगर आपने कोई बिजनेस एसेट्स का डिस्पोजल किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सबसे पहले चेक करोगे परचेज पर आपने आईटीसी लिया था या नहीं लिया था। अगर नहीं लिया था वो शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा, और अगर आपने आईटीसी उसकी परचेज पे लिया था तो वो क्या होगा, शेड्यूल 1 में फॉल कर जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ, अगर ये फॉर कंसिडरेशन हो जाता तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमने आईटीसी लिया था या नहीं लिया था, हमें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना ही करना पड़ेगा। तो अगर विदाउट कंसिडरेशन है
तो हम चेक करेंगे आईटीसी है या नहीं, और अगर फॉर कंसिडरेशन है तो हर केस में ही जीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर आपने क्या करा है, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब अपने सगे संबंधियों के साथ क्या करिए, सप्लाई का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया है, तो इसमें भी अगेन टैक्स एवेजन का स्कोप बन सकता है, इसलिए इसको कर्व करने के लिए यहाँ पे शेड्यूल 1 में इसको डाल दिया है। तो इसका भी चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि यहाँ पे टैक्स एवेजन कैसे हो सकता है। तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था जैसे अल्कोहल होती है, अल्कोहल के केस में जीएसटी नहीं लगता है, उसको परमानेंटली जीएसटी से एक्सक्लूड कर रखा है। सो सपोज मेरी 2 यूनिट्स हैं, एक है राजस्थान में, राजस्थान वाली यूनिट से मैं क्या करती हूँ, गारमेंट्स ट्रेडिंग करती हूँ, और एक मेरी यूनिट यूपी में भी है, यहां से लेकिन मैं क्या करती हूँ, अल्कोहलिक लिकर की सप्लाई करती हूँ। ठीक है, यहां से मैं क्या करती हूँ, अल्कोहलिक लिकर की सप्लाई करती हूँ। अब सपोज मैंने सोचा कि मुझे ये अल्कोहलिक लिकर वाली जो शॉप थी इसके लिए कुछ फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ मुझे कुछ फर्नीचर लगवाना है। अब जब मैं अपने सप्लायर के पास गई तो उन्होंने कहा देखो ये फर्नीचर आपको पड़ेगा कुछ 2 लाख रुपीस का, ये 2 लाख रुपीस का आपको फर्नीचर पड़ जाएगा और इसके ऊपर आपको 36,000 का जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट आपको आएगी 2.36 लाख की। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2.36 लाख की। अब जो ये अल्कोहलिक लिकर वाली शॉप है, क्योंकि ये तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, फॉर श्योर ये इस 36,000 का आईटीसी क्लेम कर ही नहीं सकती, इस आईटीसी का क्लेम कर ही नहीं सकती, इस जीएसटी का ये आईटीसी ले ही नहीं सकती। तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, पूरा 2,36,000 इसकी कॉस्ट हो जाएगी फर्नीचर की, क्योंकि ये तो आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकती। अब इसने ना थोड़ा सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया कि यार ये जो मेरी राजस्थान वाली यूनिट है ये तो क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो ये तो इसका मतलब आईटीसी ले सकती है, तो मैं क्यों ना ये जो परचेज है ये अपने यहाँ ना दिखा के क्या दिखा दूं कि मैंने ये परचेज कहाँ करी है, अपनी राजस्थान वाली यूनिट में करी है, और राजस्थान वाली यूनिट में अगर परचेज दिखाऊंगा तो ये क्या कर सकेगी, इसका आईटीसी ले सकेगी। सो राजस्थान वाली यूनिट के लिए तो क्या होगा, सिर्फ ये 2 लाख की कॉस्ट रह जाएगी, राजस्थान वाली यूनिट के लिए तो क्या होगा, 2 लाख की कॉस्ट हो जाएगी, और 1 आईटीसी कितना हो जाएगा, 36,000 का। सो आईटीसी ये क्लेम कर लेगी और यहाँ कॉस्ट कितनी रह जाएगी, सिर्फ 2 लाख रुपीस की, जबकि मुझे तो 2.36 लाख की कॉस्ट पड़ रही थी। और फिर बाद में मैं क्या करूंगा, इस राजस्थान वाली यूनिट से अपनी यूपी वाली यूनिट को फ्री ऑफ कॉस्ट इस फर्नीचर का सप्लाई दिखा दूंगा, इस फ्री ऑफ कॉस्ट में इसका सप्लाई सेल दिखा दूंगा। सो अब क्या होगा, अगर मैं ऐसा करती तो यहाँ पर मैंने अगेन जैसे फर्स्ट वाले केस में हुआ था कि हमने आईटीसी तो ले लिया, गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हमें जो वैल्यू एडिशन होगा उसके केस में बाद में जाके जितना पैसा होना चाहिए था, रिकवर होना चाहिए था, वो रिकवर हो जाएगा, बट हमने तो यहाँ पे चालाकी दिखा के यहाँ तो 36,000 अवेल कर लिए और बाद में गवर्नमेंट को कुछ पहुंचाया ही नहीं। क्यों, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर वाली जो शॉप है ये तो क्या नहीं करेगी, ये तो कभी जीएसटी पे करेगी ही नहीं, ये तो क्या नहीं करेगी, कभी जीएसटी पे करेगी ही नहीं। सो ऐसे टैक्स एवेजन को रोकने के लिए इन्होंने क्या कहा कि अगर आप क्या कर रहे हो, ऐसे डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में या अपने रिलेटेड अपने सगे संबंधियों के साथ सप्लाई कर रहे हो तो आप ऐसे बहुत तरीके से टैक्स एवेजन कर सकते हो। तो इसी टैक्स एवेजन को रोकने के लिए उन्होंने क्या कहा कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हो तो हम क्या मानेंगे, इसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे। क्या मानेंगे, डीम्ड सप्लाई मानेंगे, और जितनी इसकी वैल्यू बननी चाहिए उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे जीएसटी डिस्चार्ज यहाँ पे करना पड़ेगा, और जैसे जीएसटी डिस्चार्ज की मेरे ऊपर लाइबिलिटी आएगी तो अगेन अब राजस्थान वाली यूनिट को क्या करना पड़ेगा, 2 लाख की इसकी सेल्स दिखानी पड़ेगी, 36,000 का जीएसटी किस पे चार्ज करना पड़ेगा, इस अल्कोहलिक लिकर वाली यूनिट से। सो हम जहां से शुरू हुए थे, जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे वापस आके खड़े हो जाएंगे। तो ये 36,000 का अगेन ये अल्कोहलिक लिकर वाली यूनिट तो कभी आईटीसी अवेल नहीं कर पाएगी, इसके लिए तो हमेशा कॉस्ट बनकर रह जाएगी। सो हम वहीं की वहीं पहुंच जाएंगे। सो ऐसे टैक्स एवेजन को रोकने के लिए यहाँ पे डाल रखा है।
सो अब हमें समझना पड़ेगा कि जीएसटी में एग्जैक्टली ये रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स होते कौन कौन लोग हैं। सो इवन विदाउट कंसिडरेशन अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, तो उसको हम क्या मानेंगे, डीम सप्लाई, अगर ये कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में किया जा रहा है। ध्यान रखना यहाँ पे बिजनेस का होना जरूरी है, बिजनेस में होगा ट्रांजैक्शन तो ही हम मानेंगे। सो सबसे पहले आप देखो रिलेटेड पर्सन्स कौन कौन होते हैं। सो रिलेटेड पर्सन्स इंक्लूडिंग लीगल पर्सन्स आर डीम्ड टू बी रिलेटेड इफ, इनको रिलेटेड कब माना जाएगा, जब दे आर ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। सो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स हैं, तो हम उनको क्या मान लेंगे, रिलेटेड पर्सन मान लेंगे। दे आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। सो दो बिजनेसेस में अगर सिमिलर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स है तो वो रिलेटेड पर्सन होंगे। या फिर वो क्या है, पार्टनर्स है, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स है, तो एक फर्म के सारे पार्टनर क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। या वो क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है तो वो भी रिलेटेड होंगे। दे आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, सेम फैमिली के वो क्या है, मेंबर्स है। अब ये फैमिली का मतलब क्या होता है, फैमिली में आता है स्पाउस, चिल्ड्रन। सो एक पर्सन है, उसकी स्पाउस और उसके उनके जो बच्चे हैं, दे विल बी रिलेटेड, दे विल बी पार्ट ऑफ फैमिली। यहाँ पे वो डिपेंडेंट है चाहे डिपेंडेंट नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, दे विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ फैमिली। और कौन आएगा फैमिली में, फैमिली में आएंगे आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स। क्या पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। सो इफ यू आर दिस, आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और आपके जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, जो आपके ब्रदर एंड सिस्टर है, वो भी कवर हो जाएंगे। सो इससे ज़्यादा आप स्कोप में नहीं आएगा, ध्यान रखना। आप ये मत पूछना कि ब्रदर के बच्चे आएंगे या नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। ब्रदर के स्पाउस आएंगे क्या, नहीं आएंगे। सो जितना लिखा हुआ है उतने ही लोग कवर होंगे, उससे ज़्यादा एक भी ज़्यादा कवर नहीं होंगे। यहाँ तक कि आपकी वाइफ, आपके स्पाउस के जो पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी कवर नहीं होंगे। सो जितना स्कोप में है उतना ही ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम लोगों को क्या नहीं करेंगे, फैमिली में कवर नहीं करेंगे। सो उसको डीम सप्लाई फिर नहीं मानेंगे। लेकिन इन सबको कवर तभी करेंगे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स। ऊपर वाले में तो कोई डिपेंडेंट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये चारों लोग तभी हमारे फैमिली के डेफिनेशन में आएंगे अगर ये क्या होंगे, होली और मेनली डिपेंडेंट होंगे हम पर। ये होली और मेनली डिपेंडेंट अगर हम पर होंगे तो ही ये फैमिली के डेफिनेशन में आएंगे, और फैमिली के डेफिनेशन में आएंगे तभी ये रिलेटेड पर्सन हमारे बनेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार टेस्ट हो जाता है। सो अगर मान लो जैसे कोई मेरा ब्रदर है एंड ही इज वेल सेटल्ड, ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज डूइंग वेल इन हिज लाइफ एंड ही इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन हिम, और हम अगर कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, सो दैट विल नॉट बी कवर्ड और दैट विल नॉट बी हिट बाय दिस शेड्यूल 1 का दिस प्रोविजन, बिकॉज ही इज वेल सेटल, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, तो वो क्या नहीं होगा, फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आएगा। फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आएगा तो वो मेरे रिलेटेड पर्सन नहीं हुआ, और रिलेटेड पर्सन जब तक नहीं होगा तो फिर उनके बीच में जो सप्लाई है उसको हम क्या नहीं मानते, उसको हम शेड्यूल 1 में कवर नहीं करते हैं। उसके बाद देखो, वन ऑफ दैम कंट्रोल्स दी अदर, अगर उनमें से एक क्या करता है, किसी और को कंट्रोल करता है। सो सपोज अगर ए कंट्रोल्स बी, सो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ दैम। सो अगर मान लो एक्स है और ये कंट्रोल कर रहा है ए और बी को, तो ये ए और बी को क्या कहेंगे, हम आपस में रिलेटेड पर्सन कहेंगे। आपस में क्या कहेंगे, हम रिलेटेड पर्सन कहेंगे। तो एक्स और ए तो रिलेटेड है क्योंकि वो तो इस प्रोविजन से हिट हो गए कि एक पर्सन क्या कर रहा है, दूसरे को कंट्रोल। एक्स और बी भी रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि अगेन इस प्रोविजन से हिट हो गया। और ये कहना चाह रहे हैं कि ए और बी भी क्या होंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, बिकॉज अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम। एक्स क्या कर रहा है, ए और बी दोनों को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद दे टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। अब इसका मान लो अगर उल्टा हो जाता, ए
और बी, ये क्या कर रहे हैं, एक एक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। सो ए और एक्स तो क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वन ऑफ दैम कंट्रोल्स द अदर। बी और एक्स भी रिलेटेड हो जाएंगे क्योंकि वन ऑफ दैम कंट्रोल्स द अदर। अगेन इस प्रोविजन से हिट। अब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन के कारण ए और बी भी रिलेटेड हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों कंट्रोल कर रहे हैं एक्स को। सो इस प्रोविजन से ये भी क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। देन वन इज सोल एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर और कंसेशनर ऑफ अदर। अगर आप क्या हो, सोल एजेंट, मतलब सिर्फ एक ही पर्सन के लिए आप क्या करते हो, एजेंसी का काम करते हो, एक ही पर्सन के आप अगर एजेंट हो, सोल एजेंट, इकलौते उसी के लिए आप सारी डीलिंग्स करते हो, तो इफ यू आर अ सोल एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर और कंसेशनर ऑफ द अदर, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। देन अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, ओन्स, होल्ड्स directly or indirectly more than equals to 25% of the voting stock shares of both of them. So एक थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कितना, एक थर्ड पर्सन एक्स, सपोज ए और बी इन दोनों में इसकी 25% या उससे ज्यादा की क्या है, शेयर होल्डिंग है। अगर 25% उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है तो क्या होगा, ए और बी आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। सो अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, ओन्स, होल्ड्स कितना, 25% और मोर ऑफ द वोटिंग शेयर्स स्टॉक ऑफ बोथ ऑफ देम, तो ये क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। इसमें एक और एग्जांपल जो दे रखा है वो भी देख लो। सपोज क्यू लिमिटेड है, उसको आर लिमिटेड से रिलेटेड माना जाएगा। अगर क्यू लिमिटेड क्या है, क्यू लिमिटेड के पास डिसाइडिंग रोल है उसकी कॉर्पोरेट पॉलिसी में, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में और क्वालिटी कंट्रोल में। सो अगर आपके पास डिसाइडिंग रोल भी है तो आपको क्या माना जाएगा, एज अ कंट्रोल आप उसमें होल्ड करते हो, यही माना जाएगा। और अगर आप कंट्रोल होल्ड करते हो तो आप क्या हो जाते हो, रिलेटेड हो जाते हो। अब एक तो हमने देखा रिलेटेड पर्सन, सो वन इज रिलेटेड पर्सन, दूसरा क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी डिस्टिंक्ट पर्सन क्या बला है, तो रिलेटेड पर्सन की हमने डेफिनेशन देख लिया, अब हम देखते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। So, distinct persons are defined as establishments of same entity having separate GST registration. Example, if a business has registered office in Delhi and a registered branch in West Bengal, then both are distinct person. So, इसको देखो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो समझना, सपोज ये एक पर्सन है मिस्टर ए, मिस्टर ए है, इसका एक पैन नंबर होगा, इसका एक ही पैन नंबर होगा, हम सबका एक ही पैन नंबर होता है ना। सो मिस्टर ए है, ये इंडिविजुअल है, इसका एक पैन नंबर है। इसके क्या है, दो इसकी ब्रांचेस हैं। कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है इसकी ब्रांचेस, सपोज एक तो है राजस्थान में और एक है इसकी ब्रांच यूपी में। क्या एक तो राजस्थान में ब्रांच है और एक यूपी में ब्रांच है, और दोनों ही ब्रांच जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है। जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है। तो इन दोनों का आपस में क्या कहा जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। क्यों, क्योंकि सेम पैन वाले पर्सन की अगर दो जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाली ब्रांचेस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जीएसटी के टेक्निकल टर्म में डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं। अब मान लो यही मिस्टर ए है, इसके क्या है, ये इसका एक पैन नंबर होगा ऑफ कोर्स। अब इसने क्या है, सिर्फ राजस्थान में बिजनेस कर रखा है। एक इसकी ब्रांच है जयपुर में, रजिस्टर्ड है, और एक और इसकी जो ब्रांच है वो कहां पर है, सपोज जोधपुर में है। ये भी राजस्थान में ही है और ये भी क्या है, रजिस्टर्ड है। आइडियली तो जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी में आइडियली होता है स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। क्या, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन जीएसटी में आइडियली होता है। कि मतलब आप क्या कर सकते हो, एक स्टेट में आप एक ही रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल होते हो। क्या, एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आप लायबल होते हो। सो राजस्थान में आप एक रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है। क्या, आपके पास ऑप्शन होता है, चॉइस होती है कि आप, चॉइस क्या होती है कि आप एक स्टेट में, इन वन स्टेट यू कैन टेक मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। आप चाहो तो अपनी हर ब्रांच के लिए अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। सो मिस्टर ए ने क्या कर रखा है, हर ब्रांच के लिए अपना अलग रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ले रखा है।
अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन ले रखा है, सो बेसिकली आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, आपने क्या कर लिया है, रजिस्ट्रेशन ले लिया है। सो ये केस तो कैसे हो गया, उस ऊपर वाले केस के तरह ही हो गया ना, फिर ये ऊपर वाले तरह की से ही हो गया ना। यहाँ पे भी डिफरेंट जीएसटी नंबर थे, पैन सेम था। इसका एक जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर 1, और इसके पास है GSTIN 2। सो ये आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि पैन नंबर यहाँ पे सेम है। पैन नंबर क्या है, यहाँ पे सेम है। इस केस में भी क्या हो रहा है, GSTIN 1 और GSTIN 2 है, और पैन क्या है, दोनों का सेम है, दोनों का पैन सेम है, तो इनको आपस में हम क्या मानते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन। इनको आपस में क्या माना जाता है, डिस्टिंक्ट पर्सन। सो बेसिकली अगर एक ही पैन के पर्सन के पास अगर एक से ज्यादा जीएसटी नंबर वाली एंटिटीज है तो उनको आपस में क्या कहा जाता है, डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाता है जीएसटी के टेक्निकल टर्म में। पर अगर मान लो ये मिस्टर ए, इसकी 2 ब्रांच होती, एक जयपुर में और एक कहाँ होती, एक इसकी होती जोधपुर में। पर इस बार इसने स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है, सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रखा है इन दोनों यूनिट्स के लिए। तो क्या इनको जीएसटी में डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे? तो फिर इस केस में ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आपका सेम रजिस्ट्रेशन है, एक ही रजिस्ट्रेशन है, तो आप 2 लोग हुए ही नहीं। रिलेटेड पर्सन होने के लिए तो 2 लोगों का होना जरूरी है ना। यहाँ पे तो सिंगल जीएसटी पर्सन वाला पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएंगे अगर आपका सिंगल रजिस्ट्रेशन है। सो दोबारा से देख लो, अगर आपके पास डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट जीएसटी नंबर है तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाओगे। अगर सेम स्टेट में भी आपके पास डिफरेंट जीएसटी नंबर है सिंगल पैन के ऊपर तो भी आप डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाओगे। लेकिन अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन है एक ही स्टेट में तो फिर आप डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाओगे। सो ये फर्स्ट वाला केस हमने देख लिया, सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, एक जैसे दिल्ली में एक वेस्ट बंगाल में, तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। अगर सेम स्टेट में भी अगर आपकी सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो भी आप डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाओगे। और अगर आप आपस में कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो क्या कहलाई जाएगी, डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा भले ही विदाउट कंसिडरेशन आपने सप्लाई करी हो। फर्दर अगर आप एक एंटिटी अपनी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, अभी तो हमने डिस्टिंक्ट पर्सन समझा, अगर आप अपने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन से भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको भी हम डीम्ड सप्लाई मानते हैं। अब ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, सो समझो। अभी तो हमने देखा रजिस्टर्ड थे आप, सेम बिजनेस कर रहे थे, डिफरेंट बिजनेस भी कर रहे थे, डजंट मैटर, पर आप क्या थे, जीएसटी में रजिस्टर्ड थे, तो हम आपको क्या मान रहे थे, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब मान लो ये मिस्टर ए है, इसका एक सिंगल पैन है, सपोज राजस्थान में ये रजिस्टर्ड है, और राजस्थान में ये क्या कर रहा है, ये शर्ट्स सेल करता है, शर्ट्स को ये क्या करता है, सेल करता है। दूसरा यूपी में भी इसका बिजनेस है, और यूपी में ये क्या करता है, एल्कोहलिक लिकर की सेल करता है, एल्कोहलिक लिकर की ये सेल करता है। सो अब एल्कोहलिक लिकर की आप सेल कर रहे हो तो ये तो जीएसटी के पर्व्यू में आती ही नहीं है, तो इसके केस में इसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो यूपी में इसने ऑब्वियस बात है रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा होगा क्योंकि एल्कोहलिक लिकर तो जीएसटी के पर्व्यू में है ही नहीं, तो यहाँ तो इसने रजिस्ट्रेशन वैसे भी नहीं ले रखा होगा। और यहाँ पर ये क्योंकि क्या कर रहा है, टैक्सेबल ट्रांजैक्शन कर रखा है, तो यहाँ पे क्या ले लेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेगा। अब इस केस में देखो दोनों एंटिटीज रजिस्टर्ड तो नहीं है, दोनों एंटिटीज रजिस्टर्ड तो नहीं है। सो ये आपस में जो ट्रांजैक्शन करेगी इस केस में हम इनको क्या कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्यों?
क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सिंगल रजिस्ट्रेशन, ये वाला केस में नहीं आती है, सिंगल रजिस्ट्रेशन नहीं है भाई, ये एंटिटी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये एंटिटी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसलिए हम इनको आपस में जो ये ट्रांजैक्शन करेंगे उसके लिए हम इस दूसरी एंटिटी को नाम देंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ जो ये ट्रांजैक्शन करेंगे राजस्थान वाली यूनिट, उसको भी हम क्या मानेंगे? शेड्यूल 1 में डीम्ड सप्लाई मानेंगे, जहां से मैंने अपना एग्जाम्पल आपको स्टार्ट किया था कि इस केस में जीएसटी लग क्यों रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसको क्या कहेंगे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे। और ये तो मैंने कहा जैसे यूपी में है, सपोज ये रजिस्ट्रेशन है जयपुर में और ये राजस्थान में ही है, लेकिन राजस्थान के सपोज जोधपुर में है, तो भी इनको हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन ही कहेंगे। भले ही सेम स्टेट में होते हैं तो भी हम इनको एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं, क्योंकि ये वाली यूनिट हमारे इस जीएसटी नंबर से कवर नहीं हो रही है। क्या ये जीएसटी नंबर से कवर नहीं हो रही है? ये तो क्या है? रजिस्टर्ड ही नहीं है, जीएसटी के परव्यू में ही नहीं है। एक तो केस कवर होगा कि वन इन अ स्टेट एंड यूटी, एक तो एक स्टेट में है और एक क्या है? दूसरे स्टेट में है, जैसे हमने वो राजस्थान और यूपी वाला एग्जाम्पल लिया। दूसरा, एक राजस्थान में है और दूसरा अनरजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट कहाँ है? राजस्थान में ही है। जयपुर और जोधपुर वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें एक थर्ड केस और बनता है कि मान लो मिस्टर ए, इसकी एक ब्रांच तो कहां पर है? राजस्थान में, और एक ब्रांच, ध्यान रखना मैं ब्रांच वर्ड यूज कर रही हूं, सब्सिडरी वर्ड यूज नहीं कर रही हूं मैं, यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रही हूँ? ब्रांच। अगर मेरी एक और ब्रांच कहां पर है? सपोज यूके में। इन दोनों को भी आपस में क्या कहा जाएगा? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाएगा। ये आपस में अगर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे भी, तो उनको क्या मानेंगे? हम उसको मान लेंगे डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। ध्यान रखना, ब्रांच है, सब्सिडरी होगी तो डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि सब्सिडरी केस में वो क्या हो जाती है? सेपरेट एंटिटीज हो जाती है। एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया और एक कहाँ है? आउटसाइड इंडिया। एग्जाम्पल दे रखा है वही, सपोज रेस्टोरेंट है एमपी में और अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप है यूपी में, तो इनको हम क्या मानेंगे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, और आपस में जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसको सप्लाई ट्रीट कर लिया जाएगा। देखो अल्टीमेटली कुछ की पॉइंट्स आपको क्या क्या याद रखने हैं कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में स्टॉक ट्रांसफर होता है, ब्रांच ट्रांसफर होता है, इट इज ऑब्वियस बात, अगर दो एंटिटीज है सेम एंटिटी की क्या है? मल्टीपल ब्रांचेस है, तो आपस में स्टॉक भी ट्रांसफर होता है, कुछ हम और भी चीजें ट्रांसफर करते हैं। स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको हम क्या मानेंगे? सप्लाई। दूसरा, अगर आप सिंगल रजिस्ट्रेशन में हो, अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन में आपकी दो ब्रांचेस है, तो फिर उस केस में सप्लाई नहीं माना जाता, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं होती। फिर ये वाला जो पॉइंट है मोल्स एंड डाइस वाला, इसको आप अच्छे से समझना। सपोज इसको आप अच्छे से समझना कि सपोज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और एक हमें समझना है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। मान लो मैं क्या करती हूं? मैं कुछ सपोज मैं कुछ बॉटल्स का प्रोडक्शन करती हूँ। मैं क्या करती हूँ? कुछ बॉटल्स का प्रोडक्शन करती हूँ। मैं इन जो बॉटल्स का प्रोडक्शन करती हूँ, मैं कुछ बॉटल्स का प्रोडक्शन करती हूँ और इसका जो ये कैप बनता है ना, ये सपोज मैं खुद नहीं बनाती हूँ, ये मैं किसी एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को देती हूँ, किसी और सप्लायर को कह देती हूँ कि तुम मेरे बिहाफ पे बना दो। तो सपोज ये है एक्स और ये है वाई। ये एक्स क्या कर रहा है? ये बॉटल बना रहा है और ये क्या कहता है इस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से कि जो इसका कैप है ये आप मुझे बनाकर दो। वाई को क्या कहता है कि कैप आप मुझे बनाकर दो, और इस कैप को बनाने के लिए ये जो एक्स है ये वाई को क्या प्रोवाइड करवाता है? कुछ मोल्ड, क्योंकि भाई
हर बॉटल के ऊपर कोई सा भी कैप तो चलेगा नहीं, एक पर्टिकुलर कैप होगा वही यूज आ सकता है। सो मैंने उसको मोल्ड प्रोवाइड करवा दिया कि इस बॉटल में कौन सा कैप फिक्स होगा, उसके लिए मैंने उसको मोल्ड दे दिया। मोल्ड इज बेसिकली सांचा जिसके बेसिस पर वो बॉटल में फिक्स होगा। तो उसकी शेप किस तरीके से होनी चाहिए उसके लिए मैंने उसको क्या प्रोवाइड करवा दिया, मोल्ड प्रोवाइड करवा दिया। सो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगर इस तरीके से हुआ था कि ये किसकी लाइबिलिटी थी, एक्स की लाइबिलिटी थी कि वो खुद ही मोल्ड प्रोवाइड करवाएगा। अगर ये एक्स की लाइबिलिटी थी कि वो मोल्ड प्रोवाइड करवाएगा और उसने क्या करा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये मोल्ड वाई को प्रोवाइड करवा दिया। इफ द लाइबिलिटी वॉज ऑफ एक्स और उसने फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट वाई को अगर ये प्रोवाइड करवा दिया तो ठीक है, क्या दिक्कत है भाई, उसकी लाइबिलिटी थी, उसको प्रोवाइड करवाना था और ये वाई से खुद ही का तो बिजनेस करवा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या एक्स और वाई रिलेटेड पर्सन है, दे आर नॉट रिलेटेड पर्सन। तो शेड्यूल 1 में तो ये कहीं भी फॉल नहीं कर रहा। और अगर शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करता तो आपके सप्लाई के लिए क्या क्या होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज है, बिजनेस में है, बिल्कुल है। लेकिन जो थर्ड एलिमेंट है कंसिडरेशन, वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। क्या कंसिडरेशन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। सो एक्स ने वाई को कहा था कि ये कैप बनाने के लिए मोल्ड्स मैं ही प्रोवाइड करवाऊंगा और एक्स ने वाई को ये प्रोवाइड भी करवा दिए अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। एक्स की लाइबिलिटी थी एंड ही प्रोवाइडेड इट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसने खुद के बिजनेस के लिए तो ये प्रोवाइड करवाया है। सो एक्स इन मोल्ड्स को यूज करके खुद कैप बनाता या उसने वाई से ये काम करवा लिया। सो यहाँ पर जो ये एक्स ने वाई को मोल्ड्स दिए हैं, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। दिस इज दी सिंपल सा फंडा, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है सप्लाई होने के लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इसको क्या कहा, क्यों कहा, क्योंकि ये ओरिजिनल इक्विपमेंट, ये बॉटल पूरी कौन बना रहा है, एक्स बना रहा है। और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर वाई को क्यों कहा, क्योंकि एक फाइनल प्रोडक्ट का एक पार्ट क्या कर रहा है, एक कंपोनेंट कौन बना रहा है, वाई बना रहा है, इसलिए इसको कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर कहा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा तो डोंट वरी, ये थोड़ा सा टेक्निकल पड़ता है, बट हम इसको आगे वाले चैप्टर्स में विद आईटीसी वगैरह इसके और अच्छे से इम्प्लीकेशन समझेंगे। सो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का ये पार्ट था और आपने फिर प्रोवाइड करे हैं मोल्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके केस में ये सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है और सामने वाला हमारा रिलेटेड पार्टी भी नहीं है, क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन की किसी भी डेफिनेशन में फॉल नहीं हो रहा। तो अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास कुछ मोल्ड्स एंड डाइस थे और उसने फ्री ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को ये प्रोवाइड करवा दिया, तो इसको हम सप्लाई नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है और ये आपस में रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन भी नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है, तो उसके केस में जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन होगा वो हमें समझना है। सो आइडियली अगर जहां तक सैलरी की बात है तो वो तो क्या होता है, शेड्यूल 3 में फॉल हो जाती है। सो देखो ऐसा किया क्यों, क्योंकि आप देखो ऑब्वियस सी बात समझो कि हमारे देश में इतने सारे लोग तो क्या कर रहे हैं, सैलरी लेते हैं। सो ऐसे तो फिर क्या होता है, जीएसटी में हर किसी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता है। एक छोटे से छोटा पर्सन जो नॉर्मल से अपनी 5-10 लाख की सैलरी ले रहा है, सो उसके लिए मतलब ठीक है थ्रेशोल्ड लिमिट अलग से लगेगी, लेकिन सो हर 10-20 लाख वाले पर्सन को क्या करना पड़ जाता, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता। तो इस तरीके से पूरे इंडिया को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता और सारी जितनी जीएसटी की कंप्लायंसेस थी वो फुलफिल करनी पड़ जाती। तो आइडियली तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि देखो सैलरी वाले वैसे ही ऑलरेडी इनकम टैक्स भर रहे हैं, सो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे देते हैं हम लोग, और हर किसी के लिए इतनी सारी कंप्लायंसेस हम नहीं लगा सकते हैं। सो जो नॉर्मल बिजनेस वाले लोग हैं सिर्फ उनके लिए हमने जीएसटी का प्रोविजन मेन तो रखा है। सो उन्होंने क्या किया, जो नॉर्मल सैलरी
पीपल हैं उनको क्या कर दिया, जीएसटी से बाहर कर दिया अंडर शेड्यूल 3। सो शेड्यूल 3 हमें अभी अच्छे से देखेंगे। शेड्यूल 3 में सारी नॉन सप्लाईज कवर्ड है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो जीएसटी से बाहर रखी गई है, उनको सप्लाई हम कभी मानेंगे ही नहीं, तो मतलब उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो उसके क्या है, सीटीसी का पार्ट है, अगर वो सीटीसी का पार्ट है तो वो क्या होता है, शेड्यूल 3 में फॉल हो जाता है। और शेड्यूल 3 में फॉल होने का मतलब है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। क्या उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता? लेकिन हम क्या अभी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 तो कहता है कि जीएसटी लगाना है, हमें डीम सप्लाई माननी है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो शेड्यूल 1 में फॉल होते हैं और जिसके ऊपर जीएसटी लगता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या होते हैं, रिलेटेड पर्सन। अभी हमने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में देखा ना कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या है, रिलेटेड पर्सन है। देखो ये हमने पढ़ा ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या है, यहाँ पे रिलेटेड पर्सन है। सो ये आपस में रिलेटेड पर्सन तो है, लेकिन एज आई सेड इनके ऊपर सारी नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयज़ के ऊपर इतनी सारी रिटर्न्स फाइल करने की हम ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकते हैं, तो बहुत कम्बरसम टास्क हो जाता है उनके लिए। भाई वो इतना सा तो कमा रहे हैं, उनके ऊपर इतनी सारी कंप्लाइंसेस कर दोगे तो वो कैसे जिएंगे? सो उनको जीएसटी से बाहर रख दिया। सो नॉर्मली उनकी जो ट्रांजैक्शन है उसको हम शेड्यूल 3 में फॉल करते हैं। अगर वो सीडीसी का पार्ट बनता है, मतलब उनकी कॉस्ट टू कंपनी का पार्ट बन रहा होता है, उनके कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट का पार्ट बन रहा होता है, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता अंडर शेड्यूल 3। पर डीम्ड सप्लाई शेड्यूल 1 में हम कुछ ट्रांजैक्शंस को मानते हैं। क्या मानते हैं कि अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट देती है, फ्री में कुछ भी देती है, अप टू वैल्यू 50,000 रुपीज, अप टू वैल्यू 50,000 रुपीज, अप टू वैल्यू 50,000 रुपीज देती है, तो उस केस में तो कोई जीएसटी नहीं लगता। और अगर अबव 50,000 पर एम्प्लॉय, ये पर एम्प्लॉय चेक करेंगे, ध्यान रखना। सो अगर अप टू 50,000 का अगर आप दोगे तो इसके इसमें तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि 50,000 तक का तो गिफ्ट इज अ नॉर्मल गिफ्ट, ठीक है। सो 50,000 तक का अगर आप कोई गिफ्ट देते हो तो उसके केस में डीम सप्लाई नहीं मानेंगे, शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करवाएंगे। पर अगर 50,000 से ज़्यादा का अगर आप क्या कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को, क्या कर रहे हो, अगर 50,000 से ज़्यादा का अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट दे रहे हो तो फिर उस केस में डीम्ड सप्लाई मान के जीएसटी लगा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? उस केस में फिर जीएसटी लगा दिया जाएगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे फिर वो टैक्स इवेजन का स्कोप क्रिएट हो जाता कि एम्प्लॉयज़ को कुछ भी चाहिए होता तो वो अपनी कंपनी के थ्रू रूट करवा के अपने पास ले लेते और कंपनी उसका आईटीसी अवेल कर लेती। सो इस केस में यहाँ पर भी अगेन टैक्स एवेजन का स्कोप ना रहे। सो अप टू 50,000 उन्होंने नॉर्मल सी चीज़ें मानी कि ठीक है, इसमें कोई खास जीएसटी का लॉस नहीं है, वो इतना सा गिफ्ट तो कंपनी दे ही सकती है। देखो 50,000 तक का गिफ्ट अगर कंपनी दे रही है तो इट इज़ रीजनेबल कि कंपनी एक्चुअली में गिफ्ट दे रही होगी। बट अगर उससे ज़्यादा की अगर लिमिट जा रही है तो पक्का कुछ दाल में काला है। सो अगर 50,000 से ज़्यादा गिफ्ट अगर एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है, सो कोई कंपनी इतनी अच्छी नहीं होती है जनरली कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इतना बांटे। सो अगर 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट दिया जा रहा है तो उसकी केस में फिर डीम सप्लाई मान के जीएसटी लगाया जाएगा। पहला तो आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर आपके सीटीसी का पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, तो शेड्यूल 3 में फॉल होगा। और अगर अप टू 50,000 भी है तो भी कोई सप्लाई नहीं मानी जाएगी, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर पर एम्प्लॉय लिख लो यहाँ पे भले से, पर एम्प्लॉय आपको ये चेक करना रहेगा। तो अगर 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम इसको डीम सप्लाई मानेंगे शेड्यूल 1 के अंदर। क्या मानेंगे? शेड्यूल 1 के अंदर डीम्ड सप्लाई मानेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कुछ जैसे पर्क्स एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, जैसे कई बार उनको हाउसिंग दे दिया जाता है, हाउस रहने के लिए दे दिया जाता है, या कुछ क्लब की मेंबरशिप दे दी जाती है, कुछ फिटनेस क्लब्स का उनको मेंबर बना दिया जाता है, कुछ भी। तो ये अगर
पर्क्स हैं आपके सीटीसी का पार्ट है, तो अगेन सीटीसी का पार्ट अगर हो गया तो फिर वो शेड्यूल 3 में फॉल हो जाएगा, तो उसके केस में जीएसटी नहीं लगेगा। सो पर्क्स आर डिफरेंट फ्रॉम गिफ्ट्स। सो आपको पर्क्स को डिफ्रेंशिएट करना रहेगा फ्रॉम दी गिफ्ट्स। अगर पर्क्स आपके सीटीसी का पार्ट है तो उस केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि शेड्यूल 3 में फॉल कर जाएगा। पर अगर आप गिफ्ट दे रहे हो जो सीटीसी का पार्ट नहीं है तो उस केस में अगर 50,000 से ज्यादा हो रहा होगा तो सप्लाई मानेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजैक्शंस। तो अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसको भी हम शेड्यूल 1 में फॉल करवाते हैं। क्या हम उसको शेड्यूल 1 में फॉल करवाते हैं? अब देखो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना तो बेटर समझ में आएगा। सपोज ये एक ए नाम का पर्सन है, सपोज इसकी एक लैपटॉप की शॉप है। इसके पास ना एक कस्टमर आता है लैपटॉप खरीदने, और ये लैपटॉप इसको सपोज पड़ रहा होता है 50,000 का, और ए कहता है कि 50,000 का तो ये लैपटॉप है लेकिन इसके ऊपर साथ जीएसटी भी चार्ज होगा 18% से, तो 9,000 का जीएसटी लगेगा। सो अल्टीमेटली ये लैपटॉप आपको 59,000 का पड़ेगा। अभी कस्टमर बोलता है भाई मैं तो नॉर्मल सा पर्सन हूँ, मुझे तो जीएसटी का कोई क्रेडिट मिलेगा नहीं, तो मेरे लिए तो फालतू में कॉस्ट बढ़ रही है, मुझे तो ये 50,000 का ही दे दो ना आप। सो ए बोलता भाई मेरे हाथ में नहीं है, जीएसटी तो मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं तो क्या हूँ, जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, वरना डिपार्टमेंट आके मुझे पकड़ लेगी। सो अभी कस्टमर बहुत रिक्वेस्ट करता है, तो ये आपस में जो ये ए है ये थोड़ा सा दिमाग लगाता है और ये कहता है कि एक तरीका ज़रूर है जिसके थ्रू मैं पूरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और मुझे जीएसटी भी गवर्नमेंट को नहीं पहुँचाना पड़ेगा। सो ये दिमाग क्या लगाते हैं, ये कहते हैं कि मेरा एक एजेंट है जिसका नाम है बी। ये क्या है, मेरा एजेंट। मैं क्या करता हूँ इस एजेंट के थ्रू तुम्हें सप्लाई करवा देता हूँ। ये एजेंट जो है ये तो नॉर्मल सा पर्सन है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड भी नहीं है, ही इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, इसका नॉर्मल सा छोटा मोटा टर्नओवर होता है। सो मैं बी के थ्रू, बी किसी हम थर्ड पार्टी को ढूंढ के लिया है, उसको हमने अपना एजेंट बता दिया और ये क्या है, जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। सो इसको तो क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ भी जीएसटी चार्ज करना नहीं पड़ेगा जो फाइनल सेल होगी। तो ट्रांजैक्शन कैसे एग्जीक्यूट करवा देंगे, ए कहेगा कि ए ने बी को ये लैपटॉप क्या करा, फ्री ऑफ कॉस्ट बेच दिया। ए क्या करेगा, बी को ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेल दिखा देगा। क्या करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सेल दिखा देगा। सो यहाँ पर कोई जीएसटी चार्ज होगा नहीं इस ट्रांजैक्शन में। और फिर बी क्या करेगा, कस्टमर को ये लैपटॉप 50,000 में सेल कर देगा, और बी क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो बी को कोई जीएसटी भी चार्ज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो बी यहाँ पर जीएसटी फिर चार्ज नहीं करेगा और कस्टमर को 50,000 का लैपटॉप पहुंच जाएगा जो पहुंचना चाहिए था, और गवर्नमेंट की जेब में आएगा कुछ भी नहीं। सो गवर्नमेंट को यहाँ पर जीएसटी मिल ही नहीं पाएगा। सो इस तरीके के टैक्स एवेजन्स को रोकने के लिए ये जो हमने टैक्स एवेजन यहाँ पे कर दिया, गवर्नमेंट को पागल बना दिया, ऐसा ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ये प्रोविजन लेके आई कि अगर प्रिंसिपल एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, और इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, इनवॉइस इशू कर रहा है ये एजेंट। अगर इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, एजेंट इशू कर रहा है टू दी फाइनल कस्टमर। अगर कौन इशू कर रहा है, एजेंट इनवॉइस इशू कर रहा है, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ए और बी के बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, इसके रिगार्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, डीम सप्लाई मान के जीएसटी लगाना पड़ेगा। यू कांट एस्केप दी जीएसटी लाइबिलिटी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। यू कांट एस्केप जीएसटी लाइबिलिटी ओवर हेयर। सो अब क्या होगा, यहाँ पे जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, आप देखोगे यहाँ ए से बी जब ट्रांजैक्शन होगा, सो ये 50K का ये कॉस्ट है, प्लस इसमें 9,000 का जीएसटी लगाकर 59,000 का क्या करेगा, इस एजेंट को सेल करेगा।
और क्योंकि एजेंट अनरजिस्टर्ड है तो ये खुद क्या नहीं कर सकता, आईटीसी ये खुद भी क्लेम नहीं कर सकता, तो इसको अपना 59,000 का 59,000 क्या करना पड़ेगा, फिर कस्टमर से रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। ये भी तो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, और अगर ये आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता मतलब असेट रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बेनिफिट नहीं ले सकता, तो इसका मतलब ये 9,000 रुपीज भी इसके लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट, और कॉस्ट हो जाएगी तो इसको क्या करना पड़ेगा, वो अपने कस्टमर से रिकवर करना पड़ेगा। सो फिर ये 50,000 ना होके 59,000 पे ही कस्टमर को सेल होगी, और गवर्नमेंट के पास क्या होगा, 9,000 का जीएसटी जो पहुंचना चाहिए था वो पहुंच जाएगा। अब आपको हम इसको नोट से देख लेते हैं। सो एजेंट में देखो क्या क्या आता है, फैक्टर आएगा, ब्रोकर आएगा, कमीशन एजेंट, अहर्शिया, डेल क्रेडर एजेंट, ऑक्शनर, मर्केंटाइल एजेंट। सो ये जितने भी किसी भी नाम से आप बुला लो वो आपका एजेंट है, मतलब वो आपके बिहाफ पे गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है या गुड्स एंड सर्विसेज आपके बिहाफ पे रिसीव कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंट कहते हैं। अगर इनवॉइस एजेंट के नाम पे इशू होगा तो ही ये शेड्यूल 1 में फॉल होगा। अगर एजेंट के नाम पे इनवॉइस इशू नहीं होगा, प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू होगा, तो ये शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉल करेगा, कि अगर मान लो हम इस एजेंट को बीच में ले भी आते और इनवॉइस कौन इशू कर रहा होता है, ए ही इशू कर रहा होता, तो फिर हम वापस ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाते ना, ए इशू करेगा तो उसको तो जीएसटी चार्ज करना ही पड़ेगा, तो टैक्स एविजन को कोई स्कोप ही नहीं होता। ये तो जब एजेंट बीच में आके इनवॉइसिंग कर रहा था तभी तो ये टैक्स एविजन का स्कोप बैठ रहा था। सो अगर प्रिंसिपल खुद, ये एक खुद क्या करेगा, इनवॉइस इशू करेगा, तो देयर इज नो स्कोप ऑफ टैक्स एविजन, तो उस केस में शेड्यूल 1 में वो ट्रांजैक्शन फॉल नहीं करेगा। पर अगर इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, इनवॉइस बी इशू कर रहा है, तो फिर जो ये ए और बी के बीच में जो सप्लाई हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे शेड्यूल 1 के अंदर। लेकिन हमें ध्यान रखना है सप्लाई ऑफ गुड्स को ही हम क्या करेंगे, सिर्फ गुड्स का सप्लाई होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ही क्या होगा, शेड्यूल 1 में फॉल होगा। सो सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट और वाइस वर्सा इज कंसिडर्ड अ सप्लाई इवन इफ नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व। अगर सर्विस का सप्लाई होगा तो वो शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा। So supply of service between principal and agent requires consideration to be considered a supply. So अगर आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए कंसिडरेशन होना मैंडेटरी रहेगा। अब इसी से रिलेटेड एक लोन का कॉन्सेप्ट आता है। इस लोन का कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना। ये लोन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी में इंटरेस्ट जो होता है ना वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है। जीएसटी में अगर आप किसी को लोन देते हो और उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हो, तो लोन के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो जीएसटी में क्या रहता है, जीएसटी में एग्जेम्प्ट रहता है। ये हम अभी एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में आगे देखेंगे। अब ये जनरली अगर आप सिर्फ लोन का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब आप प्योरली किसी को लोन दे रहे हो और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको एग्जेम्पशन मिलती है। लेकिन अगर मान लो मैं क्या कर रही हूं, मैं करती हूं गुड्स की सेल, और मैं कहती हूं कि मैं इस गुड्स की सेल करने के बाद कहती हूं कि अगर आपने 15 डेज में पेमेंट नहीं किया, अगर आपने 15 डेज में पेमेंट नहीं किया, तो 16th डे से मैं क्या करूंगी, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। मैं आपसे सपोज इंटरेस्ट चार्ज करूंगी @12% पर एनम। सो अगर मैं आपसे ऐसा कहती हूं, सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन इस तरीके से होगा कि मैंने एक्चुअली में क्या किया था, गुड्स की सेल करी थी। उस गुड्स की सेल में सपोज 1 लाख का अमाउंट था, और मैंने कहा कि अगर आप मुझे पेमेंट 15 दिन में नहीं करते हो तो फिर मैं क्या करूंगी, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। सो ये क्या प्योर लोन का ट्रांजैक्शन हुआ। अगर प्योर लोन का ट्रांजैक्शन होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है, वो तो जीएसटी में एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमने गुड्स की सेल करी थी, हमने लोन नहीं दिया था, हमने गुड्स की सेल करी थी, और गुड्स की सेल के साथ साथ
क्योंकि सामने वाले ने मुझे टाइमली पेमेंट नहीं किया तो मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी रिकवर हो गया। सो सपोज मुझे 5,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी रिकवर हो गया। सो इस केस में ये टोटल 1,05,000, ये टोटल 1,05,000 हम एक तरीके से मानेंगे गुड्स की ही प्राइस है। सो आप इसको नॉर्मली ऐसे ही मानो ना कि या तो मैं आज पेमेंट कर रही होती, किसी चीज़ को मैं आज खरीद रही होती तो मेरे को 1 लाख का पड़ रहा होता, और मैं अगर कोई चीज़ 6 महीने बाद खरीदूंगी तो मुझे 1,05,000 का पड़ गया। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। तो ये क्या है, गुड्स की ही प्राइस है, ये क्या है, गुड्स की ही प्राइस है। सो गुड्स की ही क्योंकि ये प्राइस है तो फिर क्या होगा, पूरे जीएसटी हम पूरे कंपोनेंट पे, पूरे इस वैल्यू पे क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। सो यहाँ पर ही 5,000 वाले कंपोनेंट पे भी जीएसटी क्यों लग रहा है, क्योंकि एक ये मेन सप्लाई का पार्ट है। मैंने मेन सेल करी 1 लाख रुपए की और उसका पेमेंट मुझे लेट मिला, इसीलिए मुझे 5,000 रुपए रिकवर हुए। सो पूरा 1 लाख जो 5,000 रुपए है इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। सो अगर इंटरेस्ट हमें मेन सप्लाई से रिलेटेड होगा, हमने गुड्स एंड सर्विसेज की कोई सेल करी, उससे रिलेटेड अगर इंटरेस्ट रिकवरी हो रही है तो पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगता है, इस इंटरेस्ट पे भी जीएसटी लगता है। अगर लोन का पार्ट है, प्योर लोन का पार्ट है, तो फिर जीएसटी में एग्जेम्पशन मिल जाती है। अब इसको हम समझते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एजेंट। सो अभी हमने क्या देखा था कि अगर एक एजेंट है और वो क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है कौन, एजेंट। सो हम क्या देखते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स अगर एजेंट करता है तो हम चेक करते हैं इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, इनवॉइस बाय एजेंट या इनवॉइस बाय प्रिंसिपल। अगर इनवॉइस एजेंट इशू कर रहा होता है तो अभी हमने समझ लिया था कि वो तो क्या होगा, शेड्यूल 1 में फॉल होगा, और अगर प्रिंसिपल इनवॉइस इशू कर रहा है तो वो शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा। यही हमने समझा था, ये हमने क्रक्स अभी देखा था, इस टेबल में भी सेम यही क्रक्स दे रखा है। अब अगर मान लो ये एजेंट क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करवाता है, ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर को, ये कस्टमर को लोन प्रोवाइड करवाता है। सपोज दोनों केसेस में यहाँ पे भी लोन देता है और इधर भी ये लोन कह लो या क्रेडिट फैसिलिटी कह लो। सो अब इस ट्रांजैक्शन पे अगर हम वापस आए, और ये बी क्या करता है, इस कस्टमर को ये जो 59,000 रुपीज है इसका क्या देता है, इसको क्रेडिट दे देता है कि आप क्या करना, बाद में पेमेंट कर देना। और इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, अगर बी ही कर रहा है, बी ही इनवॉइस इशू कर रहा है और ये 59,000 का लेट पेमेंट करने के लिए वो अलाउ कर रहा है, और इसके रिगार्डिंग सपोज एक्स्ट्रा 1,000 एज एन इंटरेस्ट बाद में रिकवर होते हैं, एक्स्ट्रा 1,000 एज एन इंटरेस्ट बाद में रिकवर होते हैं। सो यहाँ पे एजेंट ने क्या करी थी, एक सेल करी थी, उसके लिए इसने इनवॉइस इशू किया था और उसके रिगार्डिंग ही इसको क्या हुआ, एक्स्ट्रा 1,000 का इंटरेस्ट रिकवर हुआ। तो इस केस में इसको हम क्या मानेंगे, टोटल एक ही सप्लाई का पार्ट मानेंगे, और ये 59,000 क्या था, जीएसटी में टैक्सेबल, तो ये 1,000 भी क्या होगा, जीएसटी में टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक मेन सप्लाई से लिंक्ड है जिसके ऊपर हमने टैक्स ऑलरेडी दिया था। सो यहां पर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये टैक्सेबल हो जाएगा। सो अगर इनवॉइस एजेंट इशू करता है, और अगर इनवॉइस एजेंट इशू कर रहा है, इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, एजेंट इशू कर रहा है, और ये जो क्रेडिट दिया जा रहा है क्योंकि ये क्या है, मेन सप्लाई से लिंक्ड है, इट इज लिंक्ड टू मेन सप्लाई। और अगर इफ मेन सप्लाई इज टैक्सेबल, अगर मेन सप्लाई टैक्सेबल है, एजेंट रजिस्टर्ड है और वो मेन सप्लाई पे क्या कर रहा है, जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो फिर उसको इंटरेस्ट पे भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट ऑल्सो टैक्सेबल। पर अगर मान लो यही केस होता कि प्रिंसिपल क्या कर रहा होता, इनवॉइस इशू कर रहा होता, प्रिंसिपल तो इनवॉइस इशू कर रहा है और क्रेडिट कौन प्रोवाइड कर रहा होता, एजेंट। सो इस केस में क्या होता कि प्रिंसिपल तो क्या कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है, और एजेंट क्या कर रहा होता है, एजेंट लोन दे रहा होता है। तो फिर इस केस में क्या हो जाता, प्योर लोन का ट्रांजैक्शन। और अभी मैंने बताया था प्योर लोन के ट्रांजैक्शन के केस में इंटरेस्ट क्या रहता है, जीएसटी में एग्जेम्प्ट रहता है।
सो हम यही समझना चाह रहे हैं कि अगर एजेंट इनवॉइस इशू कर रहा होगा तो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा, वहीं अगर प्रिंसिपल इनवॉइस इशू कर रहा होगा तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा जीएसटी में एग्जाम, क्योंकि ये प्योर लोन का ट्रांजैक्शन बन जाएगा। सो अगर एजेंट इज नॉट एन एजेंट अंडर शेड्यूल 1, मतलब प्रिंसिपल क्या कर रहा है, इनवॉइस इशू कर रहा है, तो लोन क्या हो जाएगा, एक सेपरेट सर्विस हो जाएगी, इंडिपेंडेंट सर्विस हो जाएगी, प्योर लोन ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो जीएसटी में एग्जाम्पशन मिल जाएगी, यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं अगर शेड्यूल 1 का एजेंट है, मतलब वो खुद इनवॉइस इशू कर रहा है, तो फिर हम इसको गुड्स की सप्लाई का ही एक पार्ट मानेंगे और इसको जीएसटी में टैक्सेबल कर देंगे। लास्ट केस ऑफ शेड्यूल 1, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन्स। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं अपने रिलेटेड पर्सन से, क्या कर रहे हैं, सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, सर्विसेज का इंपोर्ट होना चाहिए, किससे होना चाहिए, एक ऐसे रिलेटेड पर्सन या अपनी हमारी स्टैब्लिशमेंट से जो आउटसाइड इंडिया है। सो ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सर्विसेज का इंपोर्ट, आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अंदर इंपोर्ट होना चाहिए। आउटसाइड बिजनेस होगा तो भी शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा। सो ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होगी तभी शेड्यूल 1 में फॉल करेगा। तो उसको हम डीम सप्लाई मान देंगे विदाउट कंसिडरेशन भी। सो देखो, इसको भी आप समझ सकते हो कैसे, कि यहाँ पे भी टैक्स प्लानिंग हो सकती थी। यहाँ पे टैक्स प्लानिंग कैसे हो सकती थी कि सपोज मुझे क्या करनी है, मुझे कोई आईटी सर्विसेज लेनी है, मुझे कोई आईटी सर्विसेज लेनी है और मैं हूं सपोज ए लिमिटेड, इसकी एक सपोज इस्टेब्लिशमेंट है या इसकी कोई रिलेटेड पर्सन है जो कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। तो सपोज एक AINC है, इसकी होल्डिंग कंपनी, ये सिचुएटेड है सपोज यूएसए में। अब इसको ये जो आईटी सर्विसेज लेनी है ना, ये किससे लेनी है, जॉर्ज INC से। किससे लेनी है, जॉर्ज INC से। और जॉर्ज INC भी कहाँ पे सिचुएटेड है, सपोज यूएसए में सिचुएटेड है मान लो। अब हम देख रहे थे कि अगर ये आईटी सर्विसेज जॉर्ज INC यूएसए डायरेक्टली अगर ए लिमिटेड को प्रोवाइड कर रहा होता तो क्या होता, ये अगर जॉर्ज INC डायरेक्टली ए लिमिटेड को सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा होता तो हम इसको जीएसटी में मानते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। जीएसटी में हम इसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहते हैं। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर IGST पे करना होता है ए लिमिटेड को खुद को। क्यों, क्योंकि हम जॉर्ज INC को तो पकड़ नहीं सकते कि आप GST पे करो, जनरली सप्लायर GST पे करता है। बट इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में जो रेसिपेंट होता है, जो इंडिया में जो ये पर्सन सर्विसेज ले रहा है, उसको क्या करना पड़ता है, GST पे करना रहता है। इसको हम आगे की चैप्टर्स में और डिटेल में समझेंगे, पर अभी के लिए आप इतना आपके लिए जानना काफी रहेगा। सो अगर आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, IGST पे करना रहता है। सो आपको क्या करना पड़ता है, IGST पे करना रहता है। अब हुआ क्या, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि मैंने सोचा यार, अगर मैं ये जॉर्ज INC से सपोज कोई मेरे को मशीन, मैं IT सर्विसेज ले रही हूँ और इसकी जो कॉस्ट आ रही है, सपोज मुझे आ रही है 5 लाख रुपीज़। सो ये मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू मुझे 5 लाख की पड़ रही है। बट मुझे समझ में आ रहा है कि अगर जैसे ही इंडिया में आएंगे मुझे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, 90,000 का GST भी पे करना पड़ जाएगा। सो अल्टीमेटली 5.90 लाख का यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरा निकल कर आ जाएगा। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरा 5.9 लाख का हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि मेरे को ये 90,000 की GST से ऑल टुगेदर बचना था। मुझे क्या करना था, इस 90,000 की GST से ऑल टुगेदर बचना था। मुझे कोई चक्करों में नहीं पड़ना ITC वगैरह के। मुझे 90,000 का ऑल टुगेदर स्किप चाहिए था, मुझे GST पे ही नहीं करना गवर्नमेंट को, मुझे ऐसा चाहिए था। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा क्यों ना ऐसा करते हैं कि जॉर्ज INC क्या करेगी, ये जॉर्ज INC को मैं कह देती हूँ, हम सेल दिखा देते हैं अपनी AINC USA को, और फिर ये AINC USA मुझे क्या कर देगी, इसका फर्दर सप्लाई कर देगी। ये AINC फर्दर सप्लाई मुझे कर देगी और हम इस ट्रांजैक्शन को दिखा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जॉर्ज INC और AINC कन्वर्टेबल वैल्यू 5 लाख में इनका ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और बाद में क्या होगा, हम
ये इस ट्रांजैक्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट AINC और A लिमिटेड के बीच में रूट कर देंगे। सो अल्टीमेटली IT सर्विसेज मुझे ही मिल जाएगी और यहाँ पे जो इंपोर्ट के ऊपर मुझे GST पे करना पड़ता 90,000 का, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा दिया तो मैं क्या कर जाती, इस 90,000 के GST को यहाँ पे स्किप करने की कोशिश कर जाती। सो इस तरीके से अगेन टैक्स इवेडिंग हो सकती थी और गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं आता। सो इस प्रैक्टिस को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, किससे कर रहे हो, एक रिलेटेड पर्सन या उनकी स्टैब्लिशमेंट से जो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, बिजनेस के अंदर कर रहे हो, तो उसको हम सप्लाई मानेंगे इवन इफ नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। तो अगर आप भले ही बता दो कि हमने तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, तो भी हम इसको क्या मानेंगे, सप्लाई, और जो भी वैल्यू आनी चाहिए कैलकुलेशन के बेसिस पर, उसकी बेसिस पर इसके ऊपर 90,000 का GST गवर्नमेंट को आपको पहुंचाना ही पहुंचाना पड़ेगा। यू कांट एस्केप दिस लायबिलिटी। तो यहाँ पर हम जीरो पे आके वापस खड़े हो जाएंगे। हमें स्टार्टिंग में भी अगर हम डायरेक्टली ले रहे थे जॉर्ज INC से तो भी 90,000 का GST पे करना पड़ रहा था, और ये हमने इतना घुमा के किया उसके बाद भी हमें 90,000 का GST तो गवर्नमेंट को पहुंचाना ही पड़ेगा। सो इसकी समरी देखो मैंने टेबल में सम अप कर रखी है। अगर देखो आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो विद कंसिडरेशन करते हो, क्या अगर विद कंसिडरेशन करते हो बिजनेस में करते हो तो ये हमेशा सप्लाई होगा। विद कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो वो तो हमेशा सप्लाई होगा। लेकिन अगर आप करते हो विदाउट कंसिडरेशन, अगर आप क्या करते हो, विदाउट कंसिडरेशन करते हो, क्या विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई करते हो, तो उसके केस में ये शेड्यूल 1 में सप्लाई तभी माना जाएगा कि ये तो एक तो आप रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन से इंपोर्ट ऑफ सर्विस करो और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करो। ये तीनों की तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी, इंपोर्ट सर्विसेज का होगा, विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो हम इसको शेड्यूल 1 में क्या करेंगे, डीम्ड सप्लाई मानेंगे। और अगर मान लो बिजनेस में नहीं हुआ तो ये सप्लाई नहीं होगी। अगर मान लो विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट भी है लेकिन रिलेटेड पर्सन से नहीं हुआ तो भी सप्लाई नहीं होगी। सो अगर कोई भी एक एलिमेंट मिस हो गया तो फिर इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। क्या हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे? सो फिर ये शेड्यूल 1 में फॉल नहीं होगा। फिर है क्लैरिफिकेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम। कुछ सेल्स प्रमोशन की हमारी स्कीम्स है, उसके रिगार्डिंग हमने कुछ क्लैरिफिकेशन देखने हैं। पहला दे रखा है फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स। सो देखो जनरली हमने स्टार्टिंग में ही समझा था कि शेड्यूल 1 के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं होता जहां पे बिना कंसिडरेशन के हम क्या मान ले, सप्लाई मान ले। सो अगर ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में फॉल करते हैं तो ही बिना कंसिडरेशन सप्लाई होती है। अदरवाइज सप्लाई के लिए तीनों के तीनों एलिमेंट दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज विद कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तीनों का होना जरूरी है। तो अगर विदाउट कंसिडरेशन आप अगर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो फिर सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। सो अगर आप जैसे अनरिलेटेड कस्टमर्स को आप गिफ्ट में बांट देते हो, सैंपल्स दे देते हो, सो उसके केस में कोई GST नहीं लगेगा। दिस इज दैट क्लैरिफिकेशन। तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई अनलेस ये शेड्यूल 1 के किसी केस में फॉल हो जाए। और इस केस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस केस में गवर्नमेंट फिर क्या करती है, आपका ITC भी छीन लेती है। आपका क्या करती है, ITC भी छीन लेती है, क्योंकि हमने देखो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें ITC मिल क्यों रहा है। हमें ITC इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू एडिशन करने वाले हैं। और अगर आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते हो इसका मतलब क्या है, आप ही फाइनल कंज्यूमर हो। IDT में फाइनल कंज्यूमर क्या करता है, बर्डन बियर करता है टैक्स का। तो अगर आप फाइनल कंज्यूमर हो, आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बर्डन बियर करना पड़ेगा ITC का। तो फिर आपको GST का जो ITC है उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो हम अगेन उसी एग्जाम्पल पे वापस अगर चल जाए, सो आपको याद होगा इसमें फाइनल जो हमारा कंज्यूमर था, इस फाइनल कंज्यूमर को इस 140 रुपीज का ITC नहीं मिल रहा था। वो क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये फाइनल कंज्यूमर अब कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, इसकी कोई फर्दर सेल नहीं करेगा। सो इसी को क्या करना पड़ेगा, इस 140 रुपए का बर्डन बियर करना पड़ेगा, इसलिए इसको ITC नहीं मिल रहा था। तो अगर सेम केस है, हम क्या कर रहे हैं,
हम इस बार बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर रहे, इसकी सेल नहीं कर रहे हैं। इसको हम सेल ना करके हम क्या कर रहे हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, हम एज अ सैंपल इसको दे रहे हैं। सो अगेन हम क्या नहीं कर रहे, कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, हम क्या नहीं कर रहे, कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। इसका मतलब आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे तो चलो ठीक है, लेकिन आपको आईटीसी भी फिर नहीं मिलेगा। आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे तो चलो कोई बात नहीं, आप जीएसटी मत पे करो। आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे तो आप जीएसटी मत पे करो, क्योंकि वैल्यू एडिशन पे ही जीएसटी लगता है। आइडियली वैल्यू एडिशन वाले कंपोनेंट भी तो जीएसटी पे होता है। तो आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, चलो जीएसटी मत पे करो, पर फिर आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर आईटीसी भी नहीं मिलेगा। आपको क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सेल के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पे आपको आईटीसी भी नहीं मिलता। ये वैसे हम आगे आईटीसी वाले चैप्टर में देखेंगे। फिर एक सिमिलर केस आता है, जिसे हमने बोला फ्री सैंपल्स और गिफ्ट्स के केस में तो हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, फ्री सैंपल्स और गिफ्ट्स के केस में तो हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन एक सिमिलर सी चीज आपने देखोगी, बाय वन गेट वन, बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू ऑफर्स होते हैं। तो क्या इसके केसेस में भी हम इसको फ्री सैंपल गिफ्ट मानकर इसके केसेस में भी क्या हमें सप्लाई के ऊपर जीएसटी नहीं पे करना है या पे करना है, किस तरीके से हम इस ट्रांजैक्शन को ट्रीट करें। सो देखो होता क्या है, बाय वन गेट वन में कुछ नहीं, हमें पागल बनाया जाता है। सो बेसिकली कोई प्रोडक्ट 500 के 2 मिल गए थे, हमें कह दिया जाता है 1000 रुपए के बाय वन गेट वन है, 1000 रुपए में बाय वन गेट वन है, 1000 रुपए में बाय वन गेट वन है, भाई वो 500 रुपए का ही डिजर्विंग अमाउंट है उसका। सो आइडियली ये दिखाया ऐसे जाता है कि एक चीज इसमें फ्री में दी जा रही है, बट एक्चुअली में ये फ्री में नहीं होती है। इस वैल्यू में ऑलरेडी इन दोनों की वैल्यू को ही क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है। तो सच ऑफर्स आर नॉट इंडिविजुअल फ्री सप्लाईज, बट इसमें क्या है, 2 या 2 से ज्यादा गुड्स एक सिंगल प्राइस के लिए 1000 में ये दोनों सप्लाई किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो हम इसको चेक करेंगे कि ये मिक्स सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई है, इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। सो उसके अकॉर्डिंगली हम इसका क्या कर देते हैं, टैक्स कर देते हैं। सो अकॉर्डिंगली हम इसकी टैक्सेबिलिटी कर देंगे, बट ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट किसी भी तरीके से नहीं होगा, इसको हम सप्लाई का पार्ट मानेंगे। सो इसके ऊपर टैक्स तो लगेगा। इट इज नॉट फ्री, सो क्योंकि ये फ्री नहीं है तो इसके ऊपर टैक्स तो पूरे ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लग जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बिटवीन अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर कंसिडरेशन। आप क्या कर रहे हो, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो बिटवीन पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर कंसिडरेशन। सो सपोज आप क्या हो, आप इंडिविजुअल नहीं हो, सपोज आप क्या हो, एक सोसाइटी हो, आप कोई क्लब हो, कोई एसोसिएशन हो, और आपके कुछ क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, आपके कुछ मेंबर्स होते हैं। तो अगर आप अपने मेंबर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको क्या कह रखा है, जीएसटी में सप्लाई माना जाएगा। सो जैसे जनरली सोसाइटीज जो होती है, फ्लैट्स वगैरह में सोसाइटीज होती है, सो उसमें क्लब्स होते हैं या उसमें जो सोसाइटी होती है उसके आप सब जितने भी फ्लैट वाले लोग हैं वो मेंबर्स होते हैं। सो इसके केस में जो वो सोसाइटी और जो फ्लैट के मेंबर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, उसको जीएसटी के स्कोप में रखा जाएगा। दिस एंट्री इज सिंपली सेइंग दैट सो treated as supply which deems associations and their members as distinct person। इनको क्या माना जाता है, distinct persons माना जाता है। with transactions between them treated as occurring between separate entities। so एग्जाम्पल क्या है कि जैसे एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो सप्लाई कर रही है अपने मेंबर्स को एसी कंसेशनल प्राइसेस पे, और आरबी और इसके मेंबर्स क्या है, सेपरेट पर्सन है, तो इस ट्रांजैक्शन को जीएसटी में सप्लाई माना जाएगा। सो जो थ्रेशोल्ड वाली चीजें हैं जो हम बाद में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में देखेंगे। सो अगर आपका जो टर्नओवर वो एक्सीड करता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में टैक्स भी देना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से आप जो मेंटेनेंस के चार्जेस लेते हो अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनसे, जितने भी अगर आप चार्जेस कलेक्ट कर रहे हो, सो वो भी क्या है, सप्लाई तो बिल्कुल है। और अगर आपका थ्रेशोल्ड वगैरह एक्सीड कर जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में पूरा रजिस्ट्रेशन लेके सारी जीएसटी कंप्लायंसेस पूरी करनी रहेगी। सो ये तो हमारे
यहाँ तक का पार्ट कवर हो गया, जो हमने शेड्यूल 1 वगैरह देख लिया और कुछ एडिशनल केसेस देख लिए हैं। सो कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी हम इससे रिलेटेड देखो कर लेते हैं साथ ही साथ। सो देखो, एक तो एक क्वेश्चन है, सुदामा एसोसिएट्स A registered supplier disposes the computers owned by the business without consideration। आप क्या कर रहे हो, अपनी बिजनेस एसेट को विदाउट कंसिडरेशन डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, लेकिन आपने इसके ऊपर आईटीसी नहीं क्लेम किया था इसकी परचेज के टाइम पर, तो क्या ये ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में फॉल होगा? नहीं फॉल होगा। अगर आप आईटीसी लेते हो तो ही वो शेड्यूल 1 में फॉल करता है। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी कवर्ड अंडर शेड्यूल 1, सो इट इज नॉट अ सप्लाई। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं हम कि अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एज एन इंसेंटिव। इसने क्या करा, 75,000 अमाउंट पे किया है अपने एम्प्लॉयज को अपॉन अचीविंग अ स्पेसिफाइड सेल्स टारगेट। ये जो इंसेंटिव है इसकी सैलरी का पार्ट है और इसके ऊपर टीडीएस में डिडक्ट कर लिया इन्होंने इनकम टैक्स प्रोविजंस में। अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट जीएसटी इज नॉट लेवेबल ऑन सच इंसेंटिव पेड टू द एम्प्लॉयज। क्या ये इनका व्यू करेक्ट है? यहाँ पर देखो, जनरली गिफ्ट और जितने भी इंसेंटिव्स होते हैं, गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है और अगर 50,000 से ज्यादा का दिया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में पर एम्प्लॉई, सो उसके केस में क्या करते हैं, उसको हम शेड्यूल 1 में फॉल करते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि अगर वो आपकी सीटीसी का पार्ट है, वो क्या है, आपके सीटीसी का पार्ट है और आपके सीटीसी का पार्ट है, तो उस केस में क्या होता है, वो शेड्यूल 3 में फॉल कर जाता है। तो अगर शेड्यूल 3 में फॉल कर दिया मतलब आपकी सैलरी का पार्ट बन गया, तो फिर तो वो नॉन सप्लाई हो जाएगा, उसके केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सो एज आई सेड, यहाँ पे ये इंसेंटिव क्या है, ये आपके सीटीसी का पार्ट है, ये आपके कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का पार्ट है। सो इस केस में भले ही ये क्या है 50,000 से ज्यादा है, पर ये क्या हो जाएगा, शेड्यूल 3 में फॉल हो जाएगा, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। सो इस केस में कोई जीएसटी लेवेबल नहीं होगा। अंगद प्राइवेट लिमिटेड का जो व्यू है वो करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव मोक्षभूमि इंडस्ट्रीज हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये स्टोर करती है अपने फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट एट अ डिपो लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। The depot is owned by Punya Bhumi Limited, a related person of the Moksha Industries. Punya Bhumi Limited has not charged any consideration from Moksha Industries for usage of depot for storage purpose. Whether the storage of goods permitted by Punya Bhumi to Moksha qualify as supply under GST. So यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलेटेड पर्सन्स के बीच में ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, वो भी कैसे हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन हो रहा है। सो अगर विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड पर्सन्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो वो क्या होता है, शेड्यूल 1 में कवर होता है। तो इस केस में क्या होगा, शेड्यूल 1 में ट्रांजैक्शन कवर कर लिया जाएगा, तो यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो दिस ट्रांजैक्शन क्वालिफाई एज अ सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। क्वेश्चन 14, चंद्रगुप्त मौर्य एक आर्टिस्ट है जो कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स बनाते हैं। ही इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कोलकाता। चंद्रगुप्त मौर्य अपॉइंट करते हैं ध्रुव कुमार को टू ऑक्शन हिज पेंटिंग इन महाराष्ट्र। ध्रुव कुमार क्या करते हैं, अरेंज करते हैं फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर्स। हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट कर ली जाती है और पेंटिंग उस हाईएस्ट बिडर को सेल कर दी जाती है। इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ द पेंटिंग इज इशूड बाय ध्रुव कुमार। सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे बिहाफ पे ऑक्शन कर रहा है। ऑक्शनियर भी क्या होता है, ऑक्शनियर भी हमारा एजेंट होता है। सो ध्रुव कुमार क्या है, एजेंट है। अब हमें देखना है ये एजेंट शेड्यूल 1 वाला है या नहीं है। सो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कहा है कि इनवॉइस इज इशूड बाय ध्रुव कुमार, मतलब ये एजेंट खुद ही इनवॉइस इशू कर रहा है, तो बिल्कुल ये शेड्यूल 1 में फॉल कर जाएगा। और शेड्यूल 1 में फॉल कर जाएगा तो मतलब ये डीम्ड सप्लाई कहलाएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बिहाफ पे इनवॉइस इशू कर रहा है लेकिन खुद के नाम पे कर रहा है।
एंड द पेंटिंग इज डिलीवर्ड टू द सक्सेसफुल बिडर। सो हमें यही बताना है कि इसको क्या हम शेड्यूल 1 का एजेंट मान सकते हैं। सो यहाँ पर आप बिल्कुल इसको शेड्यूल 1 का एजेंट मान सकते हो। क्यों? क्योंकि ये खुद के नाम पर इनवॉइस इशू कर रहा है। इट इज इशूइंग इनवॉइस इन हिज ओन नेम। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे इनवॉइस इशू नहीं कर रहा, ध्रुव कुमार इनवॉइस इशू कर रहा है, तो इट विल बी कवर्ड अंडर शेड्यूल 1। सो इट इज एन एजेंट अंडर शेड्यूल 1। Okay. Question 18. Mr. Rajesh Surana has a proprietorship firm in the name of Surana and Sons in Jaipur. The firm, registered under GST in the state of Rajasthan, manufactures taxable products. The firm also provides taxable consultancy services. तो ये क्या कर रहे हैं? कुछ taxable products मैन्युफैक्चर करते हैं और consultancy services भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। Mr. Rajesh Surana has provided the consultancy service to his brother Mr. Akhilesh Surana, जो कहाँ है? यूएसए में लोकेटेड है, और विदाउट कंसिडरेशन हमने इनको सप्लाई करी है। The products manufactured by Mr. Akhilesh are similar to the ones manufactured by Mr. Rajesh Surana. Mr. Surana charges 3 lakh rupees for providing similar consultancy services to the other independent customers in USA. सो अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है तो शेड्यूल 1 में फॉल कर रहा है। शेड्यूल 1 में तभी फॉल करेगा जब ये रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आएगा। क्या ये इनका ब्रदर रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में यहाँ पे फॉल कर रहा है? क्या इनका ब्रदर रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में यहाँ पे फॉल करेगा? सो रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में एक ब्रदर फैमिली के डेफिनेशन में तभी आता है, फैमिली के डेफिनेशन में तभी आता है जब वो होली और मेनली डिपेंडेंट हो, होली और मेनली डिपेंडेंट हो। क्या मिस्टर अखिलेश मिस्टर राजेश पर होली और मेनली डिपेंडेंट है? हमने देखो इन्होंने क्या बता रखा है, मिस्टर जो अखिलेश हैं वो खुद क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मिस्टर राजेश। सो ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मिस्टर राजेश, इसका मतलब दे आर नॉट रिलेटेड। ये फैमिली के डेफिनेशन में यहाँ पे कवर नहीं होगा। और अगर आप फैमिली के डेफिनेशन से ही बाहर हो गए, इसका मतलब क्या है कि आप शेड्यूल 1 से बाहर हो गए। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ डीम्ड सप्लाई, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है आप शेड्यूल 1 में आ नहीं रहे हो। शेड्यूल 1 में आ जाते तो डीम्ड सप्लाई मान लेते, और अगर आप शेड्यूल 1 में नहीं होते हो फिर भी ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है तो फिर आप सप्लाई के लिए ही क्वालिफाई नहीं करते हो। सो यहाँ पर इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सप्लाई एंड इट इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि आप रिलेटेड पर्सन की पर्व्यू में नहीं कवर हो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हमें यहाँ पे बताना है ट्रांजैक्शन सप्लाई होंगे क्या शेड्यूल 1 में। रमन is an architect in Chennai. His brother who is settled in London. यहाँ पे अगेन हमें एक ब्रदर मिला है जो सेटल्ड है लंदन में, तो ये हमारे रिलेटेड पर्सन नहीं होगा क्योंकि ये फैमिली के डेफिनेशन में कवर नहीं होगा, क्योंकि ही इज नॉट होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन अस। सो अगेन क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है और हम इसको क्या कर रहे हैं, इस केस में हमने क्या किया है, we have taken legal advice from him with regard to family dispute. So देखो एक तो ये family dispute के कारण हमने लिया है, so it is not in the course or furtherance of business. अगर ये हमारे business के लिए होती एडवाइस तो क्या होता, हम इसको फिर भी कंसिडर करते आगे, पर एक तो ये बिजनेस के लिए नहीं है और दूसरा क्या है, ये ब्रदर हमारा रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में भी कवर नहीं हो रहा, तो ये ऑल टुगेदर शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा। दूसरा इन्होंने पूछा क्या आपका आंसर डिफरेंट होता अगर रमन ये एडवाइस अपने बिजनेस यूनिट के लिए ले रहा होता, तो भी ये शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करता क्योंकि ये हमारा रिलेटेड पर्सन नहीं है। सो दोनों ही केस में इट इज नॉट गोइंग टू बी कवर्ड अंडर शेड्यूल 1। सो यहाँ पे भी नॉट एंड यहाँ पे भी नॉट बीन रिसीव फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। सो हमने जितने रेलिवेंट क्वेश्चंस थे वो भी यहाँ पर कर लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। राधे कृष्ण।